ये बच्चा पिछले 300 सालों में पैदा हुआ सबसे बड़ा जीनियस है। जब उसका जन्म हुआ तब डेल रोया भी नहीं। उसकी माँ ने अपनी पूरी ताकत लगाई, तब जाकर बच्चा रोया। जब वो 8 साल का था तब वो जीनियसों से भी ऊपर एक अद्भुत बालक बन चुका था, जिसके लिए लड़ाई में एक साथ कई जादुई तत्वों का इस्तेमाल करना सांस लेने जितना आसान था। उसकी क्षमता इतनी कमाल की थी कि जब वो सिर्फ 10 साल का था तब उसके पिता ने उसे राज्यों के बीच होने वाली असली लड़ाई में भेज दिया। अपने बेटे की ताकत से उसने दुश्मनों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया। उसके बारे में कहानियां बनने लगी थीं कि वो दुश्मनों के लिए एक खौफ है। एक दिन दूसरे राज्य की शार्लोट ओरलहार्ट नाम की एक युवा अमीर लड़की को हाउस सैक्सन लाया गया। इसके मुखिया ड्यूक जैक्सन थे, जो इस पूरे महाद्वीप के सबसे बड़े नेक्रोमांसर और डार्क मेज थे। साथ ही वो ब्लैक टॉवर के लीडर भी थे। उस महल में एक नौकरानी के रूप में शरण मांगना उस लड़की के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी, जो अपने महान योद्धा परिवार पर गर्व करते हुए बड़ी हुई थी। वो उस उम्र के बच्चे के सामने कभी नहीं झुकना चाहती थी। गुस्से में आकर उस लड़की ने लड़के को ड्यूअल की चुनौती दे दी। वो अपनी तलवार से ये साबित करना चाहती थी कि वो सबसे बेहतर है, क्योंकि उसके खून में दिव्य तलवार का वंश था। शार्लोट ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन डेल ने सिर्फ एक साधारण तलवार का इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। इसके बावजूद वो डेल को हरा नहीं पाई, जबकि वो हमला करने के लिए अपनी खास ताकत ऑरा का भी इस्तेमाल कर रही थी। जब वो पहली बार हारी तो वो लड़की रोने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का बदला कैसे लेगी। तब डेल ने भारी आवाज में कहा, तुम्हारे पास ताकत और पावर की कमी है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। अगर तुम मेरी बात मानने और हाउस सैक्सन की सेवा करने की कसम खाओ तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें सबसे शक्तिशाली बना दूंगा और तुम्हारा राज्य तबाह करने वालों से बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या वो लड़की इस बात को मानेगी, और क्या डेल ऐसा करने के काबिल है? आइए कहानी की शुरुआत में वापस चलते हैं। नायक का नाम लूकास है। वो अपने साथी सैनिक को उठने का आदेश देता है ताकि वे आगे बढ़ सकें। सैनिक खड़ा होता है और लूकास अपनी बंदूक लोड करता है। इस दुनिया में इंसान दशकों से राक्षसों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अनगिनत भयानक लड़ाइयों के बाद अब कुछ ही इंसान जिंदा बचे हैं, लेकिन अब लूकास का लक्ष्य बिल्कुल उसके सामने है। अचानक उसके पैरों के नीचे एक जादुई चक्र बनता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो चक्र उसे अंदर खींचने लगता है और लूकास जादुई रूप से गायब हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर एक अजीब तरीके से घूम रहा है। तभी एक आवाज गूंजती है जो उसे इस बुलावे का जवाब देने को कहती है। सुनहरी कतारें उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट जाती हैं। जब उसे साफ दिखने लगता है तो वो युवा खुद को एक अनजान जगह पर बंधा हुआ पाता है, जहां कई नकाबपोश लोग उसे चुपचाप देख रहे होते हैं। अपने हाथों को देखने पर उसे चमकदार बेड़ियां दिखाई देती हैं, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। एक बूढ़ा आदमी आगे आता है, अपना नकाब हटाता है और दूसरी दुनिया से आए इस नायक का स्वागत करता है। अचानक बुलाने की बात को स्वीकार करते हुए बूढ़ा कहता है कि वे चाहते हैं कि ये युवा लड़का डेमन किंग, राक्षसों के राजा को हराकर इस दुनिया को बचाए। घबराकर लूकास चिल्लाता है और पूछता है कि वो कहाँ है, और उसे तो कोरिया में एक लड़ाई के बीच होना चाहिए था। उसे चुप कराने के लिए बूढ़ा आदमी उसकी तरफ एक जादू फेंकता है। वो युवा दर्द से चिल्ला उठता है, जबकि बूढ़ा समझाता है कि एक जादुई कसम शुरू हो चुकी है और अगर वो शांत रहेगा तो ये जादू उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आंखों में आंसू और दर्द से जलते शरीर के साथ लूकास के पास ज्यादा रास्ते नहीं थे। वो गंजा बूढ़ा आदमी एक तलवार उठाता है और फिर से वही बात दोहराता है, डेमन किंग को हराओ और साम्राज्य को बचाओ। वो तलवार युवा की तरफ फेंकता है और कहता है कि अगर लूकास कामयाब रहा तो उसे वापस उसकी दुनिया में भेज दिया जाएगा। नकाबपोश लोग चमकती आंखों से उसका जवाब जानने का इंतजार करते हैं। लूकास हालात को समझता है, अपने अगले कदम के बारे में सोचता है और फैसला करता है कि हाँ कहना ही सबसे सही रास्ता है। इस तरह लूकास को एक बिल्कुल अलग दुनिया में एक साम्राज्य के नायक के रूप में लड़ने के लिए बुलाया गया था। उस युवा ने बिना आराम किए काम किया, भारी बोझ उठाए और अनगिनत लड़ाइयों में हिस्सा लेते हुए हमेशा दुश्मनों को काट गिराया। 3 साल बीत गए, फिर 5, फिर 10 साल। डेमन किंग वॉल्ड्रो को हराने के चक्कर में उसकी पूरी जवानी कुर्बान हो गई। लेकिन अब मुख्य मिशन पूरा होने के बाद वो गंजा बूढ़ा आदमी घोषणा करता है कि उसके पास देने के लिए एक नया मिशन है। गुस्से में लूकास कहता है कि बूढ़े ने ये वादा नहीं किया था। बूढ़ा जवाब देता है कि साम्राज्य को बचाने का काम डेमन किंग की मौत के साथ खत्म नहीं होता। अभी भी कुछ लोग हैं जो देश के एक होने के खिलाफ हैं और उन सबको खत्म करना होगा। दीवार पर एक वांटेड पोस्टर टंगा है। उस पर ट्यूटोनिया के रात के राज्य के एक आदमी सियर बार्डेल का चेहरा है जिसे मारना है। एक अजीब मुस्कान के साथ बूढ़ा आदमी नायक से थोड़ी और मदद मांगता है। एक कुत्ता जिसके गले में बिजली का पट्टा बंधा हो, उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। लूकास एक और लड़ाई में निकल पड़ता है, ये सोचते हुए कि ये सब कब खत्म होगा। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वो सर बार्डेल पर तलवार से वार करने में कामयाब हो जाता है। घायल होकर वो आदमी लूकास से कहता है कि तुम बहुत बेवकूफ हो। लूकास जवाब देता है कि उसके पास कोई चारा नहीं था और नीचे देखते हुए कहता है कि जो उसने किया उसके लिए वो माफी चाहता है। गंभीर होकर सर बार्डेल कहता है कि माफी मत मांगो, क्योंकि जल्द ही तुम्हें भी फेंक दिया जाएगा। मिशन पूरा करने के बाद नायक को लगता है कि वो आखिरकार घर जा सकता है।
लेकिन इससे पहले कि वो खुशी मना पाता, उसकी गर्दन को बांधने वाले धागे जोर से खींचे जाते हैं। एक दाढ़ी वाला आदमी आगे आता है और धागों को खींचते हुए नायक को बधाई देता है और उसकी पेट में तलवार घोंप देता है। लूकास उस आदमी को पहचान लेता है, वो काउंट ब्रैंडनबर्ग है। काउंट ब्रैंडनबर्ग कहते हैं कि तुमने साम्राज्य के एक वफादार शिकारी कुत्ते की तरह बहुत अच्छी सेवा की, और एक जनरल और पवित्र योद्धा होने के नाते वो उसके काम की तारीफ करते हैं। उसी पल लूकास को सच्चाई समझ आती है, शायद वे उसे कभी वापस भेजना ही नहीं चाहते थे। काउंट ब्रैंडनबर्ग उस पर और वार करते हुए कहते हैं कि उन्हें ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि एक शिकारी कुत्ता सिर्फ काटना जानता है। लूकास बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। काउंट ब्रैंडनबर्ग उसे अलविदा कहते हैं। होश खोते हुए वो युवा सोचता है कि उसने यह पहले ही भांप लिया था। उसके आखिरी विचार एक कसम थे, वो इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलेगा और वो इस साम्राज्य को पूरी तरह तबाह करके इसका बदला लेगा। कुछ समय बाद उसी रात एक जिंदगी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि दूसरी जिंदगी ने पहली बार आंखें खोली। एक डूचेस अपने नवजात बच्चे के पास आती है, लेकिन वो बच्चा सोचने लगता है और उसे एहसास होता है कि उसने उस युवा महिला को पहले कभी नहीं देखा। थोड़े से प्रयास के बाद उसकी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसके बगल में खड़ा आदमी महाद्वीप का सबसे बेहतरीन नेक्रोमांसर और डार्क मेज था, यानी मशहूर ड्यूक जैक्सन। इसलिए वो जगह साम्राज्य का प्रतिबंधित जादुई मुख्यालय नेक्रोपोलिस ही थी, जहां ब्लैक टॉवर खड़ा है। मरने से पहले लूकास ने अपने सामान में एक पुनर्जन्म का पत्थर छुपाया था, लेकिन वो जिस शरीर में दोबारा पैदा होता वो पूरी तरह किस्मत के भरोसे था। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने साम्राज्य के सबसे बड़े रईसों में से एक सैक्सन के सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म लिया था। इस बार उस युवा का जन्म सचमुच एक बहुत ही अमीर और रईस परिवार में हुआ था। उसका नया लक्ष्य बिल्कुल साफ था, बड़ा होना, एक नेक्रोमैंसर बनना और उन सभी लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देना जिन्होंने उसे धोखा दिया था। चिंताओं में घिरे अलान देखते हैं कि उनका बेटा रो नहीं रहा है। एक महिला पास आती है और कहती है कि छोटा बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा है, बस वो बहुत शांत है। लूकास बेशक कोई असली बच्चा नहीं है, वो इतनी आसानी से नहीं रोने वाला था। वो महिला गौर से देखती है और कहती है कि उसकी सांसें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ड्यूक जैक्सन सोचने लगते हैं कि जन्म के समय बच्चे का न रोना कहीं कोई अपशकुन तो नहीं है। महिला जवाब देती है कि इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बच्चे के कूल्हे पर हल्के से थपकी दी जाए। ये स्थिति लूकास को बहुत परेशान और बेइज्जत करने वाली लगती है। इसके बावजूद बच्चा नहीं रोता, जिससे माता पिता ये मान लेते हैं कि छोटा लड़का बिल्कुल अलान की ताकत पर गया है। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ माँ उसे अपनी गोद में लेने के लिए कहती है। लूकास मन ही मन बेइज्जती के एक और दौर के लिए खुद को तैयार करता है, लेकिन उसे मारने के बजाय वो उसे धीरे धीरे सहलाने लगती है। जैसे ही उस युवा महिला का गर्म और कोमल हाथ उसकी त्वचा को छूता है, उसके अंदर कुछ जाग उठता है। लूकास ये याद करने की कोशिश करता है कि उसने आखिरी बार ऐसा कुछ कब महसूस किया था। ये कोई दर्द नहीं था, न ही लड़ाई के जख्म थे, ये तो कोमलता और प्यार था। युवा माँ के हाथ से कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो उसने सालों से, शायद दशकों से महसूस नहीं किया था। उस पल लूकास खुद को रोक नहीं पाया। वो सचमुच एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। दिन की शुरुआत इस रईस जोड़े के बिस्तर से उठने के साथ होती है। अलान हैरान होते हुए कहते हैं कि वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है, डाल के जन्म को पूरे 8 साल हो चुके हैं। महिला पूछती है कि क्या लड़का अभी भी किताबों में ही डूबा रहता है, ये देखते हुए कि उसकी ये आदत तब से है जब वो सिर्फ 4 साल का था। मुस्कुराते हुए ड्यूक जैक्सन कहते हैं कि लड़के ने अब जादू में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन वह सुनहरे बालों वाली महिला बातचीत का रुख बदल देती है। वो अपने पति का चेहरा अपनी तरफ घुमाती है और पूछती है कि क्या उन्हें अपना वो वादा याद है कि अलान उनके बेटे को नेक्रोमेंसी नहीं सिखाएंगे। अलान इस बात को पक्का करते हैं एंड वो चैन की सांस लेती है। फिर वो सुझाव देते हैं कि उन दोनों को अगले दिन लड़के के जन्मदिन के तोहफे पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी एक तेज आवाज उनकी बातचीत को बीच में ही रोक देती है। नौकरानी कमरे में भागते हुए आती है और मालिक को बुलाती है। छोटा डेल पढ़ाई वाले कमरे में है। वो जोड़ा वहां भागकर पहुंचता है और देखता है कि लड़का जमीन पर बैठा है और उसके चारों ओर एक जादुई चक्र बना है जो एक किताब के पन्नों से निकल रहा है। उसकी माँ चिंता के साथ पास आती है और पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। डेल उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है। अलान का ध्यान हवा में मौजूद जादुई ऊर्जा माना पर जाता है और उन्हें गर्व के साथ एहसास होता है कि उनके बेटे ने सिर्फ 8 साल की उम्र में ही अपने शरीर के अंदर से माना को बाहर निकालना सीख लिया है। डेल तुरंत मन ही मन कोई बहाना सोचने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे उस पर शक न करने लेंगे। लेकिन ड्यूक जैक्सन के चेहरे पर कोई शक नहीं था।
वह बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। लड़के के बालों को सहलाते हुए वो कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे से बिल्कुल यही उम्मीद थी और उन्हें बस इस बात का अफसोस है कि वो उसे नेक्रोमेंसी नहीं सिखा सकते। उसकी मां मुस्कुराते हुए डाल से कहती है कि जब तक नौकर गंदगी साफ कर रहे हैं तब तक वो अपने कमरे में चला जाए। जैसे ही लड़का बाहर जाता है, अलान अपनी पत्नी को नाम से पुकारते हैं। उनके दिमाग में अपने बेटे के तोहफे के लिए एक नया आइडिया आया था। कुछ समय बाद डाल के जन्मदिन की दावत में ब्लैक ड्यूक के इलाके के सभी बड़े रईस इकट्ठा होते हैं। मेहमान जन्मदिन वाले लड़के को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन दूसरी मंजिल के हॉल में पार्टी से दूर मुख्य किरदार विचारों में खोया हुआ है। वो ये सोचकर बहुत थक जाता है कि ये सभी लोग सिर्फ उसकी वजह से यहाँ आए हैं। पूरी जिंदगी बिना किसी परवाह के जीने के बाद इस तरह सबका लाड़ प्यार मिलना उसे सचमुच अजीब लग रहा था। इसके अलावा वो अभी भी कुछ दिन पहले हुए उस हादसे की चिंता में था। नायक के रूप में बिताए अपने पुराने समय की बची कुची आदतों की वजह से उसकी जादुई ऊर्जा माना बेकाबू हो गई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके इस नए शरीर में नेक्रोमेंसी सीखने का जन्मजात टैलेंट है। सही कदम यही होगा कि वो अपने पिता को इसे सिखाने के लिए मनाए। डाल सोचता है कि किसी भी कीमती चीज के बजाय क्यों न वो अपने जन्मदिन के तोहफे के रूप में यही मांग ले। तभी उसकी मां देर से आने के लिए माफी मांगते हुए वहां आती है। वो बहुत ही खूबसूरत कपड़ों में है और उसके साथ एक नकाबपोश इंसान भी है। डेल उस अजीब मौजूदगी को भांप लेता है और पूछता है कि ये कौन है। वो ब्लू मैजिक टॉवर की एक बड़ी बुजुर्ग लेडी सीपिया है, जो एक समझदार एल्फ और पानी के जादू की उस्ताद है। एलेना समझाती है कि वो डेल की नई टीचर होंगी। उसके माता पिता की तरफ से जन्मदिन का तोहफा खुद सीपिया है, जो उसकी गुरु बनेंगी। बातों के पीछे का साफ संदेश ये था कि उसकी माँ चाहती है कि उसका बेटा पानी का जादू सीखे, जो बचाव और रोकने पर ध्यान देता है। डार्क मैजिक का तो सवाल ही नहीं उठता। एक दोस्ताना मुस्कान के साथ लेडी सीपिया डाल से अकेले में बात करने के लिए कहती हैं। वे दोनों थोड़ा दूर जाते हैं और वो समझाती हैं कि तुम्हारे माता पिता ने मुझसे तुम्हें सिर्फ पानी का जादू सिखाने के लिए कहा था, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारी दिलचस्पी एक अलग तरह के जादू में भी है। ब्लैक ड्यूक के बेटे का नेक्रोमेंसी सीखने की इच्छा रखना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी शर्त है जिसे पूरा साम्राज्य जानता है। पुराने समय में इलेना अलान के काले जादू की बदनामी से बहुत घबराती थी। उसे मनाने के लिए अलान ने वादा किया था कि उनकी ये काली विरासत अगली पीढ़ी को नहीं सौंपी जाएगी। उनकी शादी के ठीक उसी दिन ब्लैक टॉवर के सभी बुजुर्गों ने अपने काले कपड़ों की जगह सफेद कपड़े पहने थे। ये शादी उसी कसम पर टिकी थी, इसलिए लेडी एलेना को मनाना कोई आसान काम नहीं होगा। सीपिया मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या लड़का उसकी सीख को स्वीकार करता है। बदले में डाल पूछता है कि क्या वो खुद काले जादू से नहीं घबराती, जबकि वो एक ऐसी एल्फ हैं जो प्रकृति के नियमों का सम्मान करती हैं। इस सवाल पर वो हंस पड़ती हैं। सीपिया उदाहरण देते हुए कहती हैं कि पादरियों के पास जो दिव्य शक्ति होती है, जिससे वे मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा कर देते हैं, वो भी तो प्रकृति की मर्जी के खिलाफ ही है। उनके लिए नेक्रोमेंसी भी बिल्कुल वैसी ही चीज है। डेल को समझ आ जाता है कि सीपिया आम रूढ़िवादी एल्फों से बहुत अलग हैं। वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर टीचर साबित हो सकती हैं। काम शुरू करने के लिए उत्सुक होते हुए वो कहती हैं कि उन्होंने उस जादुई चक्र के टुकड़े के बारे में सुना है जो लड़के ने कुछ दिन पहले बनाया था। उनका पहला लक्ष्य उस टुकड़े को बड़ा करना और पहला पूरा चक्र माना सर्कल बनाना होगा, जो किसी भी तरह के जादू के लिए बहुत जरूरी है। वो डाल से अपने दिल पर हाथ रखने और ध्यान लगाने के लिए कहती हैं। जादुई ऊर्जा माना से भरी ये दुनिया उस सब से बिल्कुल अलग थी जो वो पहले जानता था। जब तक आप ड्रैगन जैसे कोई प्राचीन जीव न हो, तब तक सीधे तौर पर इस कच्ची जादुई ऊर्जा को संभालना नामुमकिन है। उस ऊर्जा को साफ करने और इस्तेमाल करने के लिए आपको दिल के चारों ओर लगातार घूमते हुए एक माना सर्कल की जरूरत होती है। डेल अपनी टीचर की हर बात को मानते हुए अपने दिमाग में उस रास्ते का पता लगाने लगता है जिससे माना उसके सीने की तरफ जा रहा था। सेपिया समझाती हैं कि वे शुरुआत धीरे धीरे करेंगे। आमतौर पर इस प्रक्रिया में लगभग 1 महीना लगता है, इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। तभी डेल अपनी हथेली खोलता है और वो ऊर्जा दिखाता है जिसे वो प्रकट करने में कामयाब रहा था। वो पूछता है कि क्या उसने ये कर दिखाया। वो हैरान रह गई। एक बच्चे को कुछ ही मिनटों में जादुई सर्कल नहीं बना लेना चाहिए। सीपिया पूछती है कि क्या वो इस चक्र के जरिए जादुई ताकत बाहर निकाल सकता है। डेल कहता है कि वो कोशिश करेगा। अपनी पिछली जिंदगी में वो केवल अपने पूरे शरीर पर बने जादुई निशानों के जरिए ही युद्ध का जादू इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसका यह नया शरीर माना को बहुत आसानी से स्वीकार करता है, जिससे वो न केवल पानी का जादू बल्कि अन्य प्रकार के जादू भी सीख सकता है। जैसे जैसे लड़के का ध्यान बढ़ता है, जादुई चक्र अपना आकार ले लेता है। डाल के हाथों के बीच एक नुकीला जादुई हथियार बनने लगता है। सीपिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आमतौर पर माना को इकट्ठा करने और बाहर निकालने के दौरान जादू का आकार बिगड़ जाता है, लेकिन वो लड़का उस नुकीले हथियार का निशाना एक पेड़ की तरफ लगाता है और उसे छोड़ देता है। पेड़ का तना टुकड़ों में बिखर जाता है। वो वार इतना तेज और जोरदार था कि उसने पूरी लकड़ी को साफ काट दिया। 8 साल के बच्चे से इस तरह के सटीक निशाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। फटी आंखों से सीपिया अपने छात्र को देखती है। डेल मुस्कुराते हुए हाथ हिलाता है और वो अपने चेहरे के हाव भाव को छुपाए बिना सोचती है कि ये किस तरह का बच्चा है।
सीपिया पेड़ के बचे हुए टुकड़ों को लगातार देखती रहती है और जो कुछ उसने अभी अभी देखा था उसे समझने की कोशिश करती है। यह एक साधारण जादू था, लेकिन उस लड़के ने इसे जिस परफेक्शन के साथ किया वो बिल्कुल भी साधारण नहीं था। डेल अपनी तरफ से थोड़ा चिंतित दिखता है, जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। उसे सहज महसूस कराने के लिए टीचर एक शांत मुस्कान के साथ उसकी तरफ मुड़ती है, लेकिन जो बात वो खुलकर नहीं कहती वो उसके मन के विचार थे। रोटेशन, एक्सेलरेशन और कंप्रेशन, ये 3 फॉर्मूले जादू के सबसे बड़े नियम माने जाते हैं। एक 8 साल के बच्चे के लिए इन तीनों को इतनी सटीकता से करना दिखाता है कि इस लड़के में कुछ बहुत अलग है। सीपिया बात को टालते हुए कहती है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन साथ ही कहती है कि अब जाकर वो समझ पाई है कि ब्लैक आर्च मेज को इतना अफसोस क्यों था। बाद में सीपिया ड्यूक जैक्सन और अलान के साथ एक मेज पर बैठती है। ड्यूक जैक्सन उसके फैसले से साफ तौर पर नाखुश हैं और पूछते हैं कि वो डेल को पढ़ाना क्यों नहीं जारी रख सकती। वो एल्फ शांति से समझाती है कि जैसे ही छोटे मालिक ने पहला चक्र पूरा किया, उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से एक हमला करने वाला जादू किया जिसकी उम्मीद उनकी उम्र के बच्चे से नहीं की जा सकती। उस ताकत में तीनों बुनियादी फॉर्मूले शामिल थे। लड़के का टैलेंट कमाल का है। ड्यूक अपनी भौहें सिकोड़ते हैं। टॉवर की एक बड़ी बुजुर्ग होने के नाते भी वो उसे नहीं पढ़ा सकती। सेपिया जवाब देने से पहले चाय की एक चुस्की लेती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि इस बात ने तो उसे और ज्यादा पढ़ाने के लिए उत्सुक कर दिया है। अलान उलझन में पूछते हैं कि फिर वो मना क्यों कर रही हैं। तब वो एल्फ सीधे शब्दों में जवाब देती है क्योंकि छोटे मालिक के पास पहले से ही कुछ ऐसा है जिसे वो सीखना चाहते हैं, और वो चीज ब्लैक आर्च मेज का काला जादू है। वो उस किताब के बारे में जानती है और वो उस वादे को भी जानती है जो ड्यूक जैक्सन ने अपनी पत्नी से किया था। लेकिन इस सब में से किसी भी बात को डेल जैसे टैलेंटेड बच्चे के भविष्य के बीच में आने का हक नहीं है। दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा डेल खुद सब कुछ सुन रहा है। उसे पूरी बातें तो समझ नहीं आ रही, लेकिन वो लगभग पक्का है कि वे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पहले जादू का सीपिया पर इतना गहरा असर पड़ेगा। इसका नतीजा साफ है। अब से उसे जो कुछ भी दिखाना है उसके बारे में और ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी कोई उसका नाम पुकारता है और उसके विचारों का सिलसिला टूट जाता है। डेल मुड़ने से पहले ही मुस्कुरा देता है। ये उसके अंकल मिस्टर हेलमट हैं। वो पूछते हैं कि उनका भतीजा वहां क्या कर रहा है। डेल उस सवाल को नजरअंदाज करता है और पूछता है कि वो कैसे हैं। मिस्टर हेलमट हंसते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि वो ड्यूक की रक्षा करने का अपना फर्ज निभा रहे थे और पूरे इलाके में भयानक राक्षसों का खात्मा कर रहे थे। डेल उत्साह से पूछता है कि क्या वो डंजन्स में थे, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों की चिंता को छुपा नहीं पाती। इस दुनिया में काल कोठरी और राक्षस किसी भी इलाके के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। डेमन किंग के समय से ही इनसे होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा रहा है और उसके छोड़े गए काल कोठरियों को साफ करना योद्धाओं का कर्तव्य है। हालांकि सैक्सन के इलाके की स्थिति सबसे खराब है और इसकी वजह खुद डेल है। अपनी पिछली जिंदगी में वही वो इंसान था जिसने डेमन किंग को मारा था। इनाम के तौर पर ड्यूक ऑफ सैक्सन को नई शाही जमीनें मिली थी और साथ ही वहां फैले राक्षसों को साफ करने का गंदा काम भी मिला था। डेल अपने अंकल से सावधान रहने और खुद को चोट न पहुंचाने के लिए कहता है। उनकी बातचीत को बीच में ही काटते हुए ड्यूक कहते हैं कि मिस्टर हेलमट ने इस बार वाकई बहुत कड़ी मेहनत की है। तभी इलेना वहां आती है और सबको इस तरह इकट्ठा देखकर हैरान रह जाती है। जब वो डेल को देखती है तो मुस्कुराती है और उसे बधाई देती है। वो यह सुनकर बहुत खुश थी कि उसका बेटा पहले जादुई चक्र तक पहुंच गया है। अलान भी लड़के को बधाई देते हैं और कहते हैं कि अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वो बस मांग ले। डेल अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखता है। नेक्रोमैंसी सीखने के लिए कहना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं था। भला एक 8 साल का बच्चा क्या मांगेगा। तभी वो चिल्लाकर कहता है कि उसे एक छोटी बहन चाहिए। वो जोड़ा बिल्कुल सुन रह जाता है। मिस्टर हेलमट अपनी हंसी को बमुश्किल रोक पाते हैं और उनका एक सैनिक फुसफुसाता है कि कप्तान को ऐसी अजीब स्थिति में सचमुच नहीं हंसना चाहिए। ड्यूक का चेहरा अभी भी बिल्कुल शांत और जमा हुआ है। वो कहते हैं कि वो ऐसा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाद में बिस्तर पर लेटे हुए डाल सोचता है कि उसे बिल्कुल मासूम और सीधा बनने का नाटक करना होगा और अपनी दिखने वाली उम्र के हिसाब से ही बर्ताव करना होगा। वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, शायद जादू का इस्तेमाल करने की वजह से। उसे जल्दी ही नींद आ जाती है और नींद के साथ ही बुरे सपने आने लगते हैं। उसे काउंट ब्रैंडनबर्ग दिखाई देता है। वो आदमी अपनी उसी ठंडी आवाज में कहता है कि हमें मिले हुए काफी समय हो गया है, और फिर वो उसके बाल पकड़ लेता है। वो कहता है कि लोग अजीब होते हैं, वे कितनी आसानी से कमजोर हो जाते हैं कि डाल के पास अब अच्छे माता पिता हैं, एक आरामदायक घर है, भरा हुआ पेट है और उसे अब बदले के बारे में नहीं सोचना चाहिए और जल्द ही साम्राज्य उसे ढूंढ लेगा और उसे इस दुनिया से पूरी तरह गायब कर देगा। डेल अचानक चौंककर जाग जाता है। उसके सीने में एक अजीब सा दर्द है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है जैसे वो अभी फट जाएगा। माना रिफ्लक्स, जादुई ऊर्जा का उल्टा बहाव। उसने इसके बारे में पहले भी सुना था। जैसे ही वो अपना हाथ अपने सीने पर रखता है, उसके अंदर साम्राज्य के लोगों के खिलाफ एक गहरा गुस्सा भड़क उठता है। उस तरह के लोग कभी हार नहीं मानते। वो खुली हवा की तलाश में बाहर निकलता है, ये सोचते हुए कि इससे शायद कुछ मदद मिलेगी, लेकिन वो जितना ज्यादा चलता है दर्द उतना ही बढ़ता जाता है।
सीपिया उसे रास्ते में ढूंढ लेती है और तुरंत समझ जाती है कि क्या हो रहा है। वो माना रिफ्लक्स को पहचान लेती है, जो इतने प्रतिभाशाली बच्चे में होना स्वाभाविक है, और दर्द को कम करने के लिए अपना हाथ उसके सीने पर रखती है। जब वो उसका दर्द शांत करने की कोशिश कर रही होती है तो वो सोचती है कि अगर ये बच्चा बुराई के रास्ते पर चला गया तो ये कुछ ऐसा बन सकता है जिसे जादू की तरह कभी सुधारा नहीं जा सकेगा। रिफ्लक्स रुक जाता है। सीपिया उस लड़के का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। जादू का असली रूप दिल का आईना होता है। एक ही जादू इस बात पर बदल जाता है कि उसे कौन कर रहा है, और डेल का टैलेंट इतना खतरनाक है कि इसे बिना किसी गाइडेंस के नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए उसका मानना है कि केवल वही उसकी मदद कर सकती है। फिर वो उसे नेक्रोमेंसी पर लिखी एक किताब सौंपती है। एक मुस्कान के साथ वो कहती है कि उनका ये मिलना जरूर किस्मत का खेल रहा होगा, और वो लड़के को जन्मदिन की बधाई देती है। डेल अपनी पूरी ताकत से उसे गले लगा लेता है। कुछ दिनों बाद गुरु और शिष्य उत्तर के एक मैदान में इकट्ठा होते हैं, जहां वे अपने सामने एक छोटे खरगोश को देखते हैं। सीपिया डेल से कहती है कि वो कल्पना करे कि वो अपने पिता के साथ शिकार कर रहा है। लड़का माना को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। खरगोश को एहसास हो जाता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन तब तक उस छोटे बच्चे की हथेली में जादुई चक्र बन चुका था। वो वार एक नुकीले हथियार की तरह निकलता है और एक तेज आवाज के साथ उस जीव को जाकर लगता है। सेपिया लड़के की उंगलियों को देखती है। एक जान लेने के बाद भी वे उंगलियां बिल्कुल नहीं कांप रही थीं। तब टीचर समझाती है कि एक ही जादू अलग अलग लोगों के इस्तेमाल करने पर बिल्कुल अलग रूप ले सकता है, और उससे पूछती है कि क्या वो जानता है कि ऐसा क्यों होता है। बिना जवाब का इंतजार किए वो खुद समझाती है, जादू दिल का एक आईना है। माना के कण उसी चीज को सच कर देते हैं जो जादू करने वाले के दिमाग में होती है। यहाँ तक कि फायरवॉल जैसे जादू के नाम भी सिर्फ इसलिए हैं ताकि दिमाग में एक तस्वीर बनाने में मदद मिल सके। डेल थोड़ा असहज होकर ध्यान से सुनता है। सीपिया अपनी बात जारी रखती है। रेड टॉवर ताकत के जरिए व्यवस्था को महत्व देता है, और गुआन ब्लू टॉवर तालमेल के जरिए। हर टॉवर के जादू उनकी इसी सोच को दिखाते हैं। हर किसी का जादुई सिस्टम उसी विचारधारा पर बना है जिसका वे पालन करते हैं। वह बात करते हुए अपने छात्र के चेहरे को देखती है। वो बहुत ध्यान लगाकर उसकी हर बात को सुन रहा था। इसके बावजूद वो जानती है कि इन सब बातों को पूरी तरह समझने के लिए वो अभी बहुत छोटा है। फिर वो प्रैक्टिस की तरफ बढ़ती है। नेक्रोमेंसी का सबसे बुनियादी रूप लाश को जिंदा करना है। मरे हुए खरगोश के चारों ओर एक जादुई बैंगनी ऊर्जा लिपटने लगती है। ये जादू शरीर को दोबारा जिंदा करने के लिए माना का इस्तेमाल करता है, और जादू करने वाले को माना के धागों के जरिए इसे कंट्रोल करने देता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई कठपुतली नचाने वाला कठपुतली के सिर, रीढ़ और घुटनों को धागों से जोड़कर उसे नचाता है। लड़का इसे बहुत अच्छे से कर रहा है। सीपिया उससे कहती है कि वो अगले कदम पर बढ़ सकता है। डेल पूरा ध्यान लगाता है और बर्फ का एक कवच तैयार करता है। जैसे ही वो अपना हाथ जमीन पर रखता है, एक शक्तिशाली लहर चारों ओर फैल जाती है और उस पूरे इलाके पर बर्फ जम जाती है। वो खरगोश बर्फ के कवच से ढका हुआ उठ खड़ा होता है। टीचर उससे कहती है कि वो इसके बचाव की ताकत की जांच करे। डेल अपनी आंखें बंद करता है और कल्पना करता है कि टीचर का हमला क्या कर सकता है। सीपिया जादू चलाती है। खरगोश हवा में उछल जाता है, लेकिन कवच का एक हिस्सा अभी भी उस जानवर के शरीर पर सुरक्षित बचा रहता है। डेल उत्साह से चिल्लाता है कि ये काम कर गया और उसने टीचर के हमले को रोकने में कामयाबी पा ली है। संतुष्ट होकर सीपिया अपने छात्र की तारीफ करती है। फिर वो नोटिस करती है कि लड़का कुछ कहना चाहता है और उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई इच्छा है। डेल अपना हाथ अपने दिल पर रखता है, अपनी टीचर की आंखों में देखता है और उससे अनुरोध करता है कि वो उसे बुनियादी पानी का जादू सीखने में भी मदद करे। सीपिया शांति से मुस्कुराती है, लेकिन वो तुरंत जवाब देती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। वो समझाती है कि उसने आज जो कुछ भी किया वो पहले से ही पानी के जादू का एक बुनियादी रूप था, और इस तरह के सभी जादू के लिए डायमेंशंस की बहुत गहरी समझ की जरूरत होती है, जो बाकी जादू की तुलना में बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक शुरुआत करने वाले के लिए कोई भी जादू अपने आप में बहुत थका देने वाला होता है। उसकी उम्र के किसी बच्चे के लिए एक साथ दो तरह का जादूगर बनना बेहद मुश्किल है। एक शांत मुस्कान के साथ वो कहती है कि शायद डाल कुछ ज्यादा ही बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा है। लड़का अपनी आंखें खोलता है। उसने जो कुछ भी दिखाया उसके बाद भी टीचर का उस पर विश्वास करने के लिए इतना सब काफी नहीं था। वो नीचे देखता है और बुदबुदाता है कि उन्हें एक साथ आगे बढ़ने का रास्ता खोजना चाहिए। सीपिया अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उस दिन का पाठ वहीं खत्म करने का फैसला करती है। उसी रात डेल किताबें लेने के लिए ऑफिस जाता है और खुद से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि अगर वो खुद को काबिल साबित कर दे तो टीचर के पास उसे सिखाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। रात बहुत जल्दी बीत जाती है। अगले दिन वो अपनी आंखों के नीचे काले घेरों
और एक थके हुए चेहरे के साथ सामने आता है। सीपिया उससे कहती है कि वो खुद पर ज्यादा जोर न डाले। वो मान जाता है और तुरंत अपनी हथेली में एक बैंगनी जादुई चक्र बनाने लगता है। कुछ ही पलों में वो एक और खरगोश को जिंदा कर देता है जो बर्फ के कवच से ढका हुआ था। टीचर को एहसास होता है कि उसने इन दोनों तकनीकों पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो उसे चौंका देता है। वो कवच टूटने लगता है और एक धमाके के साथ फट जाता है। सीपिया हैरान होकर शांत खड़ी रह जाती है। हालांकि खरगोश अभी भी वहीं था और जादू नहीं टूटा था। उस जानवर का पेट फूलने लगता है। उसके पेट में एक बैंगनी गोला दिखाई देता है। उसका छोटा शरीर इस तरह कांपने लगता है जैसे अंदर कुछ हो रहा हो। फिर वो टुकड़ों में फट जाता है। बर्फ के नुकीले टुकड़े हवा में उड़ते हैं और टीचर के बनाए सुरक्षा कवच से टकराते हैं। सिपिया अभी भी पूरी तरह हैरान होकर अपने छात्र को देखती रहती है। डेल शांति से समझाता है कि ये लाश के धमाके और बर्फ के धमाके का एक कॉम्बिनेशन है, जो पानी के जादू और काले जादू का एक मिश्रण है। फिर वो सीधे अपनी टीचर की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या इसके साथ ही उसे एक ड्यूअल मेज माना जा सकता है। वो ट्रेनिंग का मैदान धमाके से बचे हुए टुकड़ों से भर गया था। सीपिया फटी आंखों से वहां खड़ी थी। उसने पहले कभी ऐसा हमला नहीं देखा था। बर्फ के कवच और लाश के धमाके के इस मिश्रण ने अकेले की तुलना में बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया था, और बर्फ तथा हड्डियों के वे टुकड़े हथियारों की तरह काम कर रहे थे। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसे सिर्फ जान लेने के लिए बनाया गया था। इस तरह की चीज आप केवल युद्ध के मैदान में रहकर ही सीख सकते हैं। वो एल्फ मन ही मन सोचती है कि इस बच्चे के अंदर की दुनिया आखिर कैसी होगी। डेल उसे शक भरी नजरों से देखता है और अपनी टीचर के चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की कोशिश करता है। तभी अंकल मिस्टर हेलमट घोड़े पर सवार होकर वहां आते हैं और उन दोनों की तरफ हाथ हिलाते हैं। वो समझाती हैं कि इस बार काल कोठरी में राक्षसों का केवल एक छोटा सा समूह था जो ब्लैक कैवलरी के लिए बस एक वार्म अप की तरह था। ब्लैक कैवलरी हाउस सैक्सटीन की मुख्य लड़ाकू सेना है, एक ऐसी यूनिट जो कुशल सर मिस्टर हेलमट के नेतृत्व में आभा मंडल ऑरा से लिपटे भालों के साथ युद्ध के मैदान पर राज करती है, जो इस महाद्वीप की 7 सबसे बेहतरीन तलवारों में से एक का खिताब पाने वाले गिने चुने लोगों में शामिल है। डेल मुस्कुराता है और अपने अंकल से पूछता है कि क्या वो उसे ट्रेनिंग देने का अपना वादा भूल गए हैं। मिस्टर हेलमट हंसते हैं और कहते हैं कि लड़का जब चाहे तब आ सकता है, लेकिन चेतावनी देते हैं कि बाहर बहुत ठंड है और उसे जल्दी घर लौट जाना चाहिए। सीपिया सहमत होती है और वे तीनों उस दिन का काम खत्म करते हैं। उस रात वो एल्फ टीचर चाय पीते हुए एलेना और ड्यूक से बात करती है। वो समझाती है कि छोटे मालिक डाल ने नेक्रोमेंसी के पहले चक्र के साथ साथ पानी के जादू पर भी महारत हासिल कर ली है। ड्यूक हैरान रह जाते हैं। समझौता कुछ अलग हुआ था। टीचर को सिर्फ पानी का जादू सिखाना था। सिपिया इस बात को स्वीकार करती है, लेकिन अपनी बात पर अड़ी रहती है। एक टीचर के नाते उसने वही सिखाया जो बच्चा सीखना चाहता था। लड़का सिर्फ पानी के जादू के पीछे नहीं था। एलेना कहती है कि वो अपने बेटे की इच्छा को समझती है, लेकिन वो उस एल्फ से पानी का जादू सिखाना जारी रखने के लिए कहती है। सेपिया मान जाती है और कहती है कि वो आगे भी वहां सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की उम्मीद करती है। हालांकि बाहर जाने से पहले वो दरवाजे पर रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है। वो एलेना से ब्लैक ड्यूक के साथ अपना वादा तोड़ने के लिए माफी मांगती है। एलेना जवाब देती है कि वो जानती है कि उसका लड़का कोई साधारण बच्चा नहीं है। सिर्फ 8 साल की उम्र में एक ड्यूअल मेज होना सचमुच एक अद्भुत बात है। ड्यूक के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो अपना सिर नीचे करते हैं और बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं। एक राजा के रूप में वो अपने बेटे को नेक्रोमेंसी, काला जादू सिखाना चाहते थे, ताकि लड़के के पास एक उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए पर्याप्त ताकत हो। एक जादूगर के रूप में वो एक शक्तिशाली शिष्य चाहते थे, और एक पिता के रूप में वो अपना सब कुछ अपने बेटे को सौंपना चाहते थे। एलन अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं। एलेना उन्हें गले लगा लेती है। वो कहती है कि नेक्रोमेंसी को आज भी एक अभिशाप माना जाता है। कई लोग इसे मौत से जुड़ा जादू मानते हैं और इसीलिए उन्होंने इस स्थिति को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन वह अपने पति से कहती हैं कि वे अपने बेटे को तब तक ट्रेनिंग दें जब तक कि वो लड़का इतना मजबूत न हो जाए कि ऐसा सोचने वाले हर इंसान का मुंह बंद कर सके। दोनों के बीच एक प्यारा पल बीतता है और कमरे का माहौल हल्का हो जाता है। एक मुस्कान के साथ ड्यूक कहते हैं कि वो अपने बेटे को महान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे, और इस तरह हमारे नायक की नेक्रोमेंसी ट्रेनिंग का पहला आधिकारिक दिन शुरू होता है। अपने बेटे के सामने खड़े होकर ड्यूक एलन कहते हैं कि वे निराश हैं। उन्होंने सुना था कि डेल बिना ये समझे ही चीजों को दोबारा जिंदा कर रहा था कि वो क्या कर रहा है। लड़का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मन ही मन सोचता है कि ये उसकी अपनी टीचर थी जिसने उसे सिखाया था, इसलिए वो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वे दोनों महल के बेसमेंट में ब्लैक ड्यूक की जादुई वर्कशॉप में हैं। एलन चेतावनी देते हैं कि जब तक डेल उनका शिष्य है, उसे इस तरह का मामूली जादू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ट्रेनिंग हर जीवित जीव की हड्डी और मांसपेशियों की बनावट को याद करने के साथ शुरू होती है। अनगिनत किताबों से घिरा डेल इस पाठ को स्वीकार करता है। कई दिनों की पढ़ाई के बाद उसे एहसास होता है कि उन किताबों में वो ज्ञान है जो उसके पिछले जीवन में केवल डॉक्टरों के पास होता था।
जब वो हर एक जानकारी को याद कर लेता है तो ड्यूक कहते हैं कि अब वे आखिरकार एक असली सबक की तरफ बढ़ सकते हैं। तिमाही डेल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेज पर एक गोबलिन की लाश पड़ी थी। एलन अपने बेटे के चेहरे के भाव देखते हैं और कहते हैं कि एक सचमुच का कुशल जादूगर एक आम सैनिक के शरीर को भी एक असली डेथ नाइट में बदल सकता है। फिर वो पूछते हैं कि लड़का इसे कैसे कंट्रोल करने की योजना बना रहा है। डेल अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे पसीना आने लगता है। एक खरगोश के विपरीत 2 पैरों वाले शरीर की बनावट बहुत ज्यादा जटिल होती है। ऐसे कई हिस्से होते हैं जहां माना के धागों को जोड़ना पड़ता है। मुश्किल से वो गोबलिन के हाथ को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक बेहद उलझी हुई कठपुतली को कंट्रोल करने जैसा था। इससे भी बदतर ये था कि उसने उसकी रक्षात्मक ताकत बढ़ाने के लिए अकड़न रिगर्म करंट को तेज कर दिया था और अब वो शरीर इतना सख्त हो चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। वे कहते हैं कि रक्षा बढ़ाने के लिए अकड़न को तेज करना वास्तव में एक अच्छा विचार था, लेकिन इससे शरीर की हलचल भी कम हो जाती है। अपनी आंखों में चमक के साथ वे डेल से ध्यान से देखने के लिए कहते हैं। ड्यूक के शरीर से एक बैंगनी ऊर्जा निकलने लगती है। गोबलिन एकदम से उठ खड़ा होता है, जिसे पूरी सटीकता के साथ कंट्रोल किया जा रहा था। फिर उस जीव की पसलियों का ढांचा बदलने लगता है। जो ढांचा कभी अंदरूनी अंगों की रक्षा करने के लिए था, अब उसका मकसद बदल जाता है। मरे हुए लोगों के लिए अंगों की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं होती। हर एक चीज हमले का जरिया बन सकती है। एलन समझाते हैं कि सामने वाले के शरीर की बनावट को समझकर आप उसे अपनी इच्छा के अनुसार ढाल सकते हैं। डेल ये सब पूरी तरह हैरान होकर देखता है। ड्यूक जादू खत्म करते हैं और कहते हैं कि यही काले जादू की नींव है। डेल अपने पिता को पुकारता है और उनसे ब्लैक टॉवर की सोच के बारे में समझाने के लिए कहता है। अपने बेटे की इस अचानक जिज्ञासा को देखकर एलन मुस्कुराते हैं। अपना हाथ उठाते हुए वे बोलना शुरू करते हैं, सत्य हमेशा मृत्यु के भीतर ही मौजूद होता है, इसीलिए हर नेक्रोमेंसर को उस सत्य तक पहुंचने और जीवन के महत्व को समझने के लिए इसे पूरी तरह से समझना होगा। इन शब्दों ने डेल के अंदर कुछ जगा दिया। पिछले जीवन की यादें, जब वो एक योद्धा था जिसे कई लोगों की जान लेनी पड़ी थी। युद्ध से सनी उसकी तलवार, जो एक और जान लेने के लिए बार बार उठती थी, हर एक बार अपने साथ दर्द और तड़प लेकर आता था। डेल उन विचारों में खो जाता है। उसके पिता इस बात को भांप लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। लड़का पीला पड़ जाता है। किसी की जान लेने के बाद अपनी तलवार को वापस म्यान में रखते हुए एक सैनिक की तस्वीर उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। इसके बावजूद वो जवाब देता है कि वो ठीक है। जैसे जैसे डेल की जादुई ताकत बढ़ती गई, पूरे साम्राज्य में अफवाहें फैलने लगी। लोग कह रहे थे कि ड्यूक सेक्सन अपने बेटे को काला जादू सिखा रहे हैं। पति पत्नी के समझौते के टूटने ने स्थिति को और खराब कर दिया, जिससे पूरे कुलीन वर्ग में खलबली मच गई। उस समय से साम्राज्य की आंखें लगातार उस लड़के पर टिकी हुई थीं, लेकिन डेल ने कभी ट्रेनिंग नहीं रोकी। अपने अंकल हेलमेट की देखरेख में उसने लगातार तलवारबाजी का अभ्यास किया। शूरवीर ने उस पर कोई नरमी नहीं बरती और लड़के ने भी हर वार का उसी ताकत से सामना किया। हेलमेट अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ देख रहे थे। हर एक वार के साथ उनके भतीजे के रिफ्लेक्सेस और तेज होते जा रहे थे। अचानक हेलमेट ने अपनी तलवार उठाई और एक गंभीर वार किया। डेल मुश्किल से उससे बचा और बिना हिचकिचाए इतनी सटीकता से पलटवार किया कि तलवार सीधे उसके अंकल के हाथों से छूट गई। तलवार हवा में उड़ती हुई उन दोनों के बीच जमीन में जा धंसी। हेलमेट खुलकर हंसे। वे सचमुच प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि ये अद्भुत था। डेल ने हालांकि जवाब दिया कि उसके अंकल ने उस पर नरमी बरती थी। उस स्तर का एक योद्धा इतनी आसानी से अपनी तलवार नहीं छोड़ता। हेलमेट ने समझाया कि वो व्यावहारिक तलवारबाजी का इस्तेमाल कर रहे थे और असली स्थिति में एक आम इंसान उस वार से मर जाता। उन्होंने आगे कहा कि लड़के का कौशल इतना असाधारण था कि ये लगभग दुख की बात थी कि उसने जादू का रास्ता चुना। फिर भी उन्होंने ध्यान दिलाया कि जादूगर आमतौर पर गार्ड और सुरक्षात्मक जादू पर निर्भर रहते हैं। खुद पर इतना दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत से ज्यादा करने से चोट लग सकती है। डेल ने जवाब दिया कि उसके पास इस तरह खुद को समर्पित करने का एक कारण है। ये बहुत शर्मनाक होगा अगर ड्यूक के बेटे को गार्ड्स और जादुई ढालों के अलावा किसी और चीज पर भरोसा न हो। हेलमेट का चेहरा तुरंत खिल उठा। उन्होंने लड़के के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा कि ये एक शानदार जवाब था और वे उसके जैसा बेटा पाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। तभी एलेना के आ जाने से उनकी बातचीत वहीं रुक गई। वो चलकर पास आई और बोली कि वे दोनों बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। उसने बताया कि वो ये देखने आई थी कि उसका बेटा कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके पास सुनाने के लिए एक खबर भी थी। उसने पूछा कि क्या डेल को अपने जन्मदिन का वो तोहफा याद है जो उसने कभी मांगा था। लड़का याद करने की कोशिश करते हुए थोड़ा झिझक गया। फिर उसे वो बात याद आ गई। अपने जन्मदिन पर उसने एक छोटी बहन मांगी थी। डेल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इलेना ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और कहा कि उसे अपनी छोटी बहन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। आंखें चमक उठीं। लड़के ने अपने हाथ जोड़े और जवाब दिया कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। 10 महीने बाद पूरा परिवार एक नए सदस्य के साथ इकट्ठा हुआ था।
डेल ने बच्चे के छोटे से चेहरे को धीरे से छुआ और कहा कि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो उसकी बहन है। एलेना मुस्कुराई और पूछा कि क्या वो उसे अपनी गोद में लेना चाहेगा, और बोली कि ये उतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है। जैसे ही उसने उसे अपनी बाहों में लिया, लड़के ने पूरी लगन से उस छोटे से चेहरे के हर हिस्से को ध्यान से देखा। एलेना ने बताया कि जब उसके पिता ने उसे पकड़ा था तो वो बहुत रोई थी, लेकिन अपने बड़े भाई की बाहों में वो बिल्कुल शांत रही। किसी ने पूछा कि डेल क्या सोच रहा है। उसने जवाब दिया कि वो बहुत हल्की है, लेकिन इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा भारी महसूस हो रही है। ड्यूक ने अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यही एक जीवन का वजन होता है। फिर वे अपने बेटे की आंखों में देखने के लिए नीचे झुके और डेल से इसे कभी न भूलने के लिए कहा। एलेना ने बीच में टोकते हुए उन्हें याद दिलाया कि लेडी सेपिया शायद पहले से ही लड़के का इंतजार कर रही होंगी। सेपिया ने समझाया कि आज का पाठ एक व्यावहारिक अभ्यास होगा। डेल इस विचार से बहुत उत्साहित था और टीचर ने उससे कहा कि वो बिल्कुल भी संकोच न करे, वो अपने पास मौजूद हर ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। लड़का अपनी हथेली में एक जादुई चक्र बनाने लगा। एल्फ मुस्कुराई, ये देखने के लिए उत्सुक कि उसका छात्र कितना बड़ा हो गया है। डेल ने बर्फ का एक गोला बनाया और शुरुआती हमले के रूप में उसे अपनी टीचर की तरफ फेंक दिया। हालांकि उसकी गति धीमी थी, सेपिया ने हर वार को आसानी से रोक दिया और एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ पूछा कि एक छात्र अपने ही गुरु पर वार करते हुए ढिलाई बरतने की हिम्मत कैसे कर सकता है। डाल ने एक गंभीर चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा। सेपिया ने अपना जवाबी हमला शुरू किया और उसे एक ढाल बनाने का आदेश दिया। लड़के की आंखें बड़ी हो गईं। वो समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। वार सीधे उसके हाथ पर पूरी ताकत से लगा। अपनी गति के कारण वो हमले के ठीक उसी पल बर्फ का एक कवच बनाने में कामयाब रहा, जिसने उसे एक गंभीर चोट लगने से बचा लिया। ठीक उसके बाद वो कवच टूटने लगा। गुरु ने ध्यान से देखा और इस प्रयास की सराहना की। उसने उसे दोबारा कोशिश करने के लिए कहा। डेल ने बर्फ की दीवार के फॉर्मूले के आधार पर एक आणविक संयोजन बनाना शुरू किया। उसके चारों ओर बर्फ की एक चमकदार ढाल आकार लेने लगी। सेपिया उस ढांचे के आकार को देखकर हैरान रह गई। लड़के ने बर्फ के आणविक बंधनों को मजबूत कर दिया था, जिससे उसका घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो स्टील जितनी मजबूत हो गई थी। टीचर करीब आई और उसने अपना हाथ उस जमी हुई सतह पर रखा और सवाल किया कि उसने उस पल में ये सुरक्षा कवच क्यों बनाया था। उसने सोचा कि क्या लड़के को पिछले हमले से उबरने के लिए समय चाहिए था। तभी पास में एक आवाज गूंजी, जैसे बर्फ के किसी बड़े धमाके की शुरुआत हो रही हो। उस सुरक्षा कवच के अंदर डेल पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए था। अगले ही पल उसने धमाके का आह्वान किया। उस ढांचे के अंदर एक तेज रोशनी बनने लगी। सेपिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाती, बर्फ के नुकीले टुकड़े बनने लगे और एक विनाशकारी हमले की तरह उसकी दिशा में बढ़ने लगे। बर्फ का वो सुरक्षा कवच टूट गया और डेल जानता था कि उसने इसे कर दिखाया है। उसने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वो एक बहुत ही क्रूर कॉम्बिनेशन था। एक बर्फ का सुरक्षा कवच जिसे कई बार मजबूत किया गया था और उसके अंदर एक धमाके का असर डाला गया था जो व्यावहारिक रूप से एक ग्रेनेड की तरह था। इस बार उसे यकीन था कि उसकी गुरु इससे आसानी से नहीं बच पाएगी। एक चीज ने उसे हैरान कर दिया। सेपिया ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसका शरीर छिद्रों से भरा हुआ था। डेल को उस दृश्य को समझने में 1 सेकंड का समय लगा। असली सेपिया ठीक उसके पीछे खड़ी थी, बिल्कुल सुरक्षित। उसने जिस पर वार किया था वो सिर्फ एक भ्रम था। अपनी उंगलियों की एक चुटकी के साथ उसने उस नकली रूप को गायब कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि ये एक प्रभावशाली कौशल था। उसने स्वीकार किया कि उसने पहले चक्र के जादूगर से ऐसी किसी चीज की उम्मीद कभी नहीं की थी। अलग परिस्थितियों में उसे सचमुच चोट लग सकती थी। डेल ने अपना सिर झुकाया और कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। सेपिया ने कहा कि वो ये जानती थी और इसके बावजूद उसे बहुत गर्व था। वो लड़के की आंखों में देखने के लिए नीचे झुकी और उससे कहा कि इसका मतलब है कि वो उस पर इतना भरोसा करता है कि उसने अपनी पूरी ताकत दिखाई और अपने गुरु के रूप में वो इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती। उसने ये भी टिप्पणी की कि ऐसा शक्तिशाली फॉर्मूला तैयार करना कितना प्रभावशाली था। डाल ने जवाब दिया कि ये सब उनकी शिक्षाओं के कारण ही संभव हो पाया। सेपिया अपनी आंखों के सामने इतनी अच्छी तरह से बढ़ रहे शिष्य को देखकर मुस्कुराई। कुछ समय बाद सेपिया एक कमरे में ड्यूक अलान से बात कर रही थी। उन्होंने पूछा कि उसके जबड़े पर क्या हुआ था। टीचर ने समझाया कि उसे अपने छात्र के साथ एक पाठ के दौरान चोट लग गई थी। अलान ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की कि वे दोनों हमेशा उसके लिए परेशानी खड़ी करते हुए लगते हैं। एल्फ ने जवाब दिया कि अपने शिष्य को सिखाना कभी भी कोई परेशानी नहीं हो सकती। इसके विपरीत ये एक ऐसी चीज थी जो उसे खुशी देती थी। उस पल का फायदा उठाते हुए अलान ने कहा कि उनका एक अनुरोध है। उन्हें खबर मिली थी कि ओर्क्स दानवों के एक झुंड ने पहाड़ को पार कर लिया है और उनके इलाके में घुसपैठ की है। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक छोटी घुड़सवार सेना संभाल सके। सेपिया तुरंत समझ गई कि इसका क्या मतलब है। उसके अंदर एक घबराहट दौड़ गई।
उसने असहज होकर पूछा कि क्या वे डेल को युद्ध के मैदान में भेजने की सोच रहे हैं। एलान ने मना कर दिया। लड़का अभी इसके लिए तैयार नहीं था और वो अपने बेटे को युद्ध की अग्रिम पंक्तियों में जाने के लिए नहीं कह रहे थे, लेकिन अपने इलाके की जिम्मेदारी उठाना सैक्सन परिवार का कर्तव्य था और डेल सबसे बड़ा बेटा था। सीपिया जानती थी कि उसका शिष्य कोई साधारण बच्चा नहीं है। एलान ने पूछा कि उसका क्या सुझाव है। उन्होंने विचार किया कि अपने बेटे को एक जादुई वस्तु आर्टिफैक्ट उधार देना एक अच्छा विचार हो सकता है, कुछ ऐसा जो उसे अपनी ताकत को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने में मदद करे। उस तरह की वस्तु में बहुत बड़ी ताकत होती थी और इसका इस्तेमाल करने वाले से बहुत बड़े टैलेंट की मांग होती थी। इसे माना के साथ या अपनी जान की कीमत पर भी सक्रिय किया जा सकता था। ये जितना ज्यादा शक्तिशाली होता था, इसे कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता था और सबसे खराब स्थिति में ये उपयोगकर्ता की जान भी ले सकता था। सैक्सन परिवार ने पीढ़ियों से इस तरह की ताकत का सामना किया था और डचेस के पास इन वस्तुओं का एक बड़ा भंडार था। सबसे बड़े बेटे के रूप में डाल को युद्ध के लिए तैयार होने की जरूरत थी। लड़का ये जानकर हैरान रह गया कि वो आखिरकार इस तरह की किसी चीज में हिस्सा लेने जा रहा है। उसके पिता ने समझाया कि वो ओर्क झुंड के उस दमन का हिस्सा बनेगा जो जल्द ही उनके इलाके में पहुंचने वाला है। हालांकि उससे पहले वे दोनों एक बड़े दरवाजे के पास गए। डेल को सैक्सन परिवार की छाया, शैडो की शक्ति को कंट्रोल करना सीखना था। जब उसने अंदर कदम रखा तो लड़के की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कमरा बहुत बड़ा था और जादुई वस्तुओं, आर्टिफैक्ट से भरा हुआ था। वे सभी दानव राजा की विरासत का हिस्सा थे जिन्हें परिवार ने पीढ़ियों से संभाल कर रखा था। ये कोई साधारण चीजें नहीं थीं, वे बहुत बड़ी जादुई ताकत वाले अवशेष थे। डेल को चेतावनी दी गई थी, आर्टिफैक्ट जितना ज्यादा शक्तिशाली होता वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होता था। उसे कंट्रोल करने का तरीका जाने बिना उसे किसी भी चीज को छूना नहीं था। वे दोनों बड़े आगे समझाने के लिए मुड़े और उन्होंने देखा कि डेल अब उनके पास नहीं था। लड़का पहले से ही अकेले ही उन वस्तुओं को देख रहा था। जब वो अवशेषों के बीच घूम रहा था तो उसने मन में सोचा कि उसे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो उसके काम आ सके। तभी एक ढाल शील्ड से एक डरावनी आवाज गूंजी जिसने पूछा कि क्या वो बदला लेना चाहता है। उसने दावा किया कि वो उसके दिल की नफरत और दर्द को महसूस कर सकती है। जल्द ही दूसरी आवाजें भी आने लगीं। काली जादू की वे वस्तुएं खुद एक साथ बोल रही थीं। डेल ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। वे अवशेष उसके अंदर की नफरत पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। फिर भी उनमें से कोई भी वैसा नहीं लगा जैसा वो ढूंढ रहा था। उसे इससे भी ज्यादा शक्तिशाली चीज चाहिए थी। तभी कमरे से गुजरते हुए लड़के को एक ऐसा लबादा क्लोक मिला जो शायद पहले वहां नहीं था। उसे ध्यान से देखते हुए वो पहचान गया कि वो क्या था। वो शैडो क्लोक, छाया का लबादा था, जो एक ऊंचे स्तर का आर्टिफैक्ट था और जिसका इस्तेमाल पहले दानव सेना के कप्तान ड्यूक बुर्डा ने किया था, जिससे नायक ने अपने पिछले जीवन में एक हीरो के रूप में लड़ाई लड़ी थी। उस लबादे में परछाइयों के साथ मिल जाने की क्षमता थी जिससे उसका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता था। बिना सोचे समझे डेल ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसी पल एलन और सफिया गलियारे में दिखाई दिए। वे परेशान थे और उसे आवाज दे रहे थे, लेकिन लबादे ने उसे पूरी तरह से ढक लिया था और उसे उन दोनों से छुपा दिया था। डेल को आर्टिफैक्ट के अंदर की जादुई जगह में खींच लिया गया था। एक आवाज गूंजने लगी जो बार बार कह रही थी कि वो भूखी है। ये कोई साधारण परछाई नहीं थी। अतीत में जो कोई भी इस लबादे को पहनता था वो परछाइयों को ऐसे कंट्रोल कर सकता था जैसे कि वे जीवित जीव हों, लेकिन ऐसा करने के लिए उस जीव को वश में करना पड़ता था जो उस आर्टिफैक्ट के अंदर रहता था। जैसा कि उम्मीद थी, ये आसान नहीं होने वाला था। डेल को पसीना आने लगा। बाहर ड्यूक और सफिया ने देखा कि जहां लबादा था वहां एक बड़ा बैंगनी रंग का आभा मंडल औरा आकार ले रहा था। एल्फ को समझ आ गया कि इसमें बहुत समय लग रहा है। एलन ने चेतावनी दी कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो छाया वाला जीव लड़के को पूरी तरह निगल सकता है। माहौल तनावपूर्ण हो गया। सफिया ने पूछा कि उस स्थिति में वे क्या करेंगे। एलन ने जवाब दिया कि उन्हें उसे जबरदस्ती बाहर निकालना होगा। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कमरे में एक तेज रोशनी चमकी। डेल बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ गया। एक मुस्कान के साथ उसने कहा कि सब कुछ ठीक है। सिपिया तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और देखने लगी कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। लड़के ने समझाया कि उसे सिर्फ थोड़ी सी सनसनाहट महसूस हुई थी, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक है। एलन ने हैरान होकर अपने माथे पर बल डाला। इतना शक्तिशाली आर्टिफैक्ट एक मामूली बच्चा कैसे वश में कर सकता है? डेल चमकती आंखों के साथ अपने पिता के पास गया और कहा कि उसका एक अनुरोध है। क्या वो एक और आर्टिफैक्ट उठाने की कोशिश कर सकता है? लड़के के इस उत्साह ने उसके गुरु और ड्यूक दोनों को चौंका दिया। फिर भी एलन ने इसकी अनुमति देने का फैसला किया और इस तरह डेल की आर्टिफैक्ट्स की खोज शुरू हुई। कुछ दिनों बाद डेल शैडो क्लोक पहनकर अपने अंकल के साथ ट्रेनिंग करने जाता है। हेलमेट जब लड़के को उस आर्टिफैक्ट के साथ देखता है तो वो अपनी हैरानी मुश्किल से छुपा पाता है। वो पूछता है कि क्या छोटे मालिक ठीक हैं? आखिरकार ये एक ऐसी चीज है जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल माना जाता है। डेल कहता है कि उसे सिर्फ थोड़ी सी खुजली महसूस
होती है। वो अंदाजा लगाता है कि लबादे को इतने लंबे समय तक बंद रखा गया था कि उसने अपनी कुछ ताकत खो दी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसकी ऊर्जा को महसूस किया वो उससे चिपक गया। ये ऐसा था जैसे वो आर्टिफैक्ट बस उसका दोस्त बनना चाहता था। फिर भी जब वो मुस्कुराते हुए चलता है तो उसके पैरों के नीचे एक गहरा काला आभा मंडल ऑरा धड़कता है। डेल कहता है कि वो अपने अंकल के भरोसे का सम्मान करता है और उसका एक अनुरोध है, कॉम्बैट ट्रेनिंग के रूप में एक असली मुकाबला। उत्साहित होकर हेलमेट लड़ने की स्थिति में आ जाता है और वादा करता है कि वो छोटे मालिक को निराश न करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। तभी डेल को उस उपस्थिति के भारीपन का एहसास होता है। महाद्वीप के 7 तलवारबाजों में से एक का आभा मंडल बेहद शक्तिशाली होता है। सिर्फ उसके करीब होने से ही पूरे शरीर पर दबाव महसूस होता है। हेलमेट मुस्कुराता है और लड़के से कहता है कि वो डरे नहीं और समझाता है कि वो अपने ऑरा का इस्तेमाल किए बिना केवल तलवारबाजी का इस्तेमाल करेगा। इससे डेल चिढ़ जाता है। उसके लिए एक सच्चा योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। फिर भी इस मुकाबले का उद्देश्य साफ है, माइनस शैडो क्लोक का इस्तेमाल करना सीखना और उसका अभ्यास करना। उसके प्रदर्शन के आधार पर ही आर्टिफैक्ट की असली क्षमता सामने आएगी और इसके लिए ट्रेनिंग ही एकमात्र रास्ता है। डेल अपने हाथ आगे बढ़ाता है और छाया की तलवारों की बौछार करता है। हेलमेट तुरंत प्रतिक्रिया देता और एक ऐसा वार करता है जो सिर्फ टकराने से ही पूरे हमले को टुकड़े टुकड़े कर देता है। डेल अवाक रह जाता है, बिना किसी ऑरा के भी इतनी ताकत। हेलमेट हंसता है, छोटे मालिक के प्रयास की तारीफ करता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब उसकी बारी है। डेल तनाव भरे चेहरे के साथ पीछे हटता है और एक तेज वार से मुश्किल से बच पाता है। हेलमेट हर हरकत को करीब से देखता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि आर्टिफैक्ट का काला ऑरा जाल ट्रैप बनाने में मदद करता है। फिर भी लड़के का बचाव उसे पूरी तरह से बचाने के लिए काफी नहीं है। हेलमेट कूदता है और उस पर सीधा वार करता है। डेल अपने हाथ आगे बढ़ाता है और पूरी ताकत लगाकर उसे रोकता है, लेकिन वो उसे रोक लेता है। इस टक्कर से वो फिसलकर पीछे चला जाता है, लेकिन काला ऑरा चालू रहता है। हेलमेट हैरान होकर देखता है, वो वार साधारण तलवारों को तोड़ने के लिए काफी मजबूत था। केवल एक उच्च स्तर का आर्टिफैक्ट ही इसे झेल सकता था। हेलमेट घोषणा करता है कि वे 10 और वार करेंगे और वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। ट्रेनिंग के बाद उस दिन मुकाबला देखने वाले सैनिक आपस में बात करते हैं कि उनमें से कोई भी कभी कप्तान के सामने 2 बार से ज्यादा नहीं टिक पाया था। कम उम्र का होने के बाद भी डेल एक अचल पर्वत की तरह दिख रहा था। कुछ दिनों बाद रवानगी की सुबह डाल अपनी माँ से बात करता है। एलेना स्वीकार करती है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अपने बेटे को ऐसी खतरनाक जगह पर भेजते हुए उसका मन शांत नहीं हो पा रहा है। डेल उन्हें समझाने की कोशिश करता है। हेलमेट और उसके पिता उसके साथ होंगे, लेकिन वो फिर भी चिंतित रहती हैं। तब वो अपनी भावनाएं बताता है। वो और मजबूत होना चाहता है ताकि एक दिन वो डची रियासत को संभाल सके। जब वो समय आए तो वो अपने पिता, अपनी माँ और अपनी बहन की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। वह उनसे अनुरोध करता है कि वे उसे इतना मजबूत बनने की अनुमति दें। आंखों में आंसू लिए एलेना मान जाती हैं। वो बस उसे बहुत सावधान रहने के लिए कहती हैं। डेल अपने घोड़े पर सवार होता है और वादा करता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। हेलमेट शूरवीरों की एक बड़ी टुकड़ी का नेतृत्व करता है। एलेन अपने बेटे की तरफ मुड़ता है और उससे मार्च का आदेश खुद देने के लिए कहता है। वो समझाता है कि ब्लैक कैवलरी एक दिन डेल के नियंत्रण में होगी, इसलिए उन्हें लीड करने की आदत डालना अभी से बेहतर है। डेल उन शब्दों को गहराई से महसूस करता है। वे शूरवीर उसके पिता के नहीं बल्कि उसके अपने हैं। अपना हाथ उठाते हुए लड़के ने घोषणा की कि यह आगे बढ़ने का समय है और वे हाउस सैक्सन की रक्षा के लिए पूरे गौरव के साथ जाएंगे। शूरवीरों ने अपने हथियार उठाए और जवाब दिया कि वे छोटे मालिक के आदेश का पालन करेंगे। फिर वे सभी युद्ध के मैदान की ओर पूरी रफ्तार से निकल पड़े। इस लड़ाई के लिए सफेद पहाड़ों में तैनात एक विशिष्ट निशानेबाज इकाई के साथ 250 शूरवीरों को इकट्ठा किया गया है, जिन्हें विंटर वॉचर्स कहा जाता है। दूसरी तरफ लगभग 1000 ऑक्स का झुंड है। वे ठंड और भूख से भागते हुए सैक्सन नदी के ऊपरी हिस्से को पार कर चुके हैं और जल्द ही निचले इलाके में घुसने वाले हैं। योजना ये है कि ऐसा होने से पहले ही उन पर अचानक हमला कर दिया जाए, लेकिन 250 आदमियों के लिए एक गहरी नदी को इतनी जल्दी पार करने का एकमात्र तरीका जादू था। सेपिया आगे बढ़ती है और सभी से पीछे हटने के लिए कहती है। वो मंत्र पढ़ना शुरू करती है और घोषणा करती है कि वो बर्फ का एक पुल बनाएगी। डेल अपने गुरु को युद्ध के मैदान में देखकर खुश है, लेकिन वो जल्दी ही समझ जाता है कि इसके लिए उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही होगी, क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ रहने वाले सिद्धांतों का पालन करती हैं। एक सैन्य अभियान के बीच में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए सीपिया बर्फ का एक विशाल पुल खड़ा करती है, जो पूरी सेना का वजन संभालने के लिए काफी मजबूत था। रास्ता खुल चुका है, एल्फ कहती है कि वो ड्यूक की जीत की कामना कर रही है।
अलान हमेशा की तरह उन्हें धन्यवाद देता है। डाल अपने गुरु को प्यार से देखता है और अलविदा कहता है। सीपिया अपना हाथ अपने दिल पर रखती है। अपने शिष्य को जाते हुए देखकर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कोई ऐसा शिष्य मिलेगा जो उसकी इतनी परवाह करेगा। कुछ समय बाद हमें ओक्स का अस्थायी बेस दिखाई देता है। स्काउट इकाई विंटर वॉचर्स घात लगाकर हमला करने के लिए पहले से ही सही स्थिति में है। अचानक आतिशबाजी की तरह आग के तीर आसमान को चीरते हुए दुश्मन के शिविर पर बरसने लगते हैं। ऑक्स पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। कई ओक्स तो प्रतिक्रिया देने से पहले ही मर जाते हैं और मैदान जल्दी ही लाशों से भर जाता है। हेलमट पहली, दूसरी और तीसरी कैवलरी बटालियन को आगे बढ़ने का आदेश देता है। शूरवीर एक वेज फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं। इस हमले को देखते हुए हेलमट पूछता है कि डेल इस बारे में क्या सोचता है। लड़का हालांकि अपने ही विचारों में खोया हुआ है। वो घोड़े की गति, कवच का वजन, भालू को झुकाकर हमला करने की रणनीति का विश्लेषण कर रहा है। -1 ऐसी तरकीब जो 3 से 4 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए दुश्मन के डिफेंस को भेदने में सक्षम है, और जब इसे शूरवीर के ऑरा के साथ मिलाया जाए तो ये और भी घातक हो जाती है। डेल कहता है कि ये हमला पूरी तरह से एक तरफा है। हेलमेट सहमत होते हुए कहता है कि यही ड्यूक की कैवलरी की असली ताकत है, लेकिन वो चेतावनी देता है कि अभी ढील देना जल्दबाजी होगी। लड़ाई तो अभी बस शुरू हुई है। ओक्स जल्दी से खुद को संभालते हैं और बड़ी ढालें तथा नुकीले भाले लेकर आगे बढ़ते हैं। अचानक किया गया हमला असरदार था, लेकिन उन्हें पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी नहीं था। अब पीछे हटने, फिर से संगठित होने और लगातार हमलों से उन्हें खत्म करने का समय है। आसमान में एक संकेत दिखाई देता है जो पीछे हटने का आदेश है। सेना तुरंत पीछे हट जाती है और घोड़े मैदान से दूर दौड़ने लगते हैं। ओर्क्स एक पल के लिए भ्रमित होते हैं, लेकिन वो भ्रम जल्दी ही खतरनाक गुस्से में बदल जाता है। जैसे ही एक शूरवीर पीछे भागता है, ओर्क्स अपने भालों से उसकी दिशा में निशाना साधते हैं। उनमें से एक भाला सीधे घोड़े को लगता है। घोड़ा गिर जाता है, जिससे शूरवीर जमीन पर आ गिरता है। डेल ये सब देखता है। वो गहरी सांस लेता है। भले ही सैनिक को अभी तक कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन ड्यूक उसे पहले ही एक कैजुअल्टी मान चुके हैं। एक ओर्क उसे खत्म करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। डेल पीछे देखता है और पूछता है कि उसके पिता और अंकल बस वहां खड़े होकर देख क्यों रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ नहीं कहते। लड़का कैलकुलेशन करने लगता है। घोड़े पर सवार होकर वहां नीचे जाने में बहुत समय लगेगा। एकमात्र विकल्प दूर से हमला करना है, लेकिन ओर्क की खाल अन्य राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक सख्त होती है। उसके मैजिक फॉर्मूला में बदलाव करने की जरूरत है। आइस बोल्ट के लिए डेल एक लंबी दूरी के फायरिंग स्ट्रक्चर और एक असॉल्ट राइफल से प्रेरित बदलाव को शामिल करने का फैसला करता है, जिससे ताकत और स्थिरता दोनों बढ़ जाती हैं। वो अपनी उंगलियों से इस तरह इशारा करता है जैसे कोई हथियार पकड़ा हो और गिरे हुए शूरवीर पर हमला करने वाले ओर्क पर ध्यान से निशाना लगाता है। दुश्मन आखिरी वार के लिए अपना हथियार उठाता है। डेल फायर करता है। वो जादुई गोला सीधे ओर्क के सिर पर लगता है। हेलमुट हैरान रह जाता है। इतनी दूरी से भी सटीकता बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन डेल पहले ही आगे बढ़ रहा है। ड्यूक ने हेलमेट से लड़के को कदम उठाने देने के लिए कहा। उसकी उम्र में ऐसा अनोखा फॉर्मूला तैयार करना ही उसकी घातक ताकत को दिखाता है, और इससे पता चलता है कि डाल की आंतरिक दुनिया इतनी विकसित हो चुकी है कि वो लड़ सके। एक गंभीर चेहरे के साथ लड़का मैदान की ओर बढ़ जाता है। ओक्स ने खुद को फिर से संभाल लिया है और उनमें से एक तेजी से आगे बढ़ता है। डेल एक साथ 2 समस्याओं से निपट रहा है। पहला, गिरा हुआ शूरवीर घबरा गया है और उठ नहीं पा रहा है। दूसरा, डेल का फॉर्मूला क्लोज कॉम्बैट के लिए बहुत लंबा है। उसे इसे छोटा करने की जरूरत है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो एक नए बदलाव पर काम करना शुरू करता है। कुछ ऐसा जो तेज हो और सीधा वार करे। ये अभी भी जटिल है, लेकिन लड़ाई में काम आने लायक है। यह विचार एक आकार लेता है, जो कि एक बर्फ की गोली है। जमीन पर गिरा हुआ शूरवीर डेल को आते हुए देखता है। ओर्क भी उसे देख लेता है। बिल्कुल सही समय पर डेल फायर करता है। बर्फ की गोली हवा में एक सटीक रास्ता बनाते हुए दुश्मन के सिर पर लगती है। ऑर्क तुरंत गिर जाता है। शूरवीर हैरान होकर लड़के को देखता है और पूछता है कि वो उसे बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहा है। डेल अपने घोड़े से उतरता है और शांति से आगे बढ़ता है। वो जवाब देता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाउस सैक्सन कभी भी वफादारी दिखाने वाली तलवार का साथ नहीं छोड़ता। सैनिक खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी 2 और ओक्स आंखों में गुस्सा लिए करीब आ जाते हैं। डेल ऐसा नहीं होने देने वाला है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे ही दुश्मन करीब आते हैं, वो अपनी शैडो ब्लेड्स, छाया की तलवारें छोड़ देता है। एक बैंगनी आभा मंडल ऑरा मैदान पर फैलता है और ओक्स के हथियारों को आसानी से टुकड़े टुकड़े कर देता है। एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ डेल अपने काले आभा मंडल को उन्हें निगल जाने का आदेश देता है। राक्षस की आंखें सफेद और खाली हो जाती हैं।
उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी ऊर्जा का एक गोला बनता है और फिर वो बिखर कर दूसरे ओर के पास बेजान होकर गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में जो कुछ भी बचता है वो लड़के के नेक्रोमेंसी जादू से कंकाल में बदल जाता है। डेल मुस्कुराता है और ऊंची आवाज में सोचता है कि बाकी ओक्स अभी तक भागे क्यों नहीं। सब कुछ खत्म करने के लिए वो एक और बर्फ की गोली चलाता है। ये काम पूरा होने के बाद युवा लड़का उस सैनिक की तरफ मुड़ता है जो अभी भी घबराया हुआ है और उससे कहता है कि अब सब ठीक है। आदमी जवाब देता है कि वो अपने पैर नहीं हिला पा रहा है। डाल स्थिति को समझता है और बिना किसी झिझक के कदम उठाता है। एक 8 साल के बच्चे के लिए असाधारण ताकत दिखाते हुए वो शूरवीर को उठाता है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। वो कहता है कि बाकी सब वो अंकल हेलमट के हाथों में छोड़ देगा। हेलमट इस दृश्य को देखकर मुस्कुराता है और सभी बटालियनों को एक साथ हमला करने का आदेश देता है। ऊंचे हौसले के साथ सैनिक युवा मालिक डाल के लिए युद्ध के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद सैक्सन बेस पर ऑक्स के पूरी तरह खात्मे की पुष्टि हो जाती है। ड्यूक अपने बेटे को बुलाते हैं। उनके पास लड़ाई को लेकर एक सवाल है। वो उस असली वजह को जानना चाहते हैं जिसके लिए लड़का अकेले ही दुश्मन की कतारों में घुस गया था। गुस्से में दिखते हुए वो आदमी डेल का सामना करता है और जानना चाहता है कि उसने ऐसा लापरवाही भरा काम क्यों किया। डेल असमंजस में है, उसे पसीना आ रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे डांट क्यों पड़ रही है। डाल अपने पिता को समझाना शुरू करता है कि वो अकेले दुश्मन के इलाके में क्यों गया था। हाउस सैक्सन के शूरवीर वही हैं जो एक दिन उसके नियंत्रण में काम करेंगे, इसीलिए उसने वही किया जो उसे उस पल में सही लगा। ड्यूक जवाब देते हैं कि यह कारण बहुत कमजोर है। डेल अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि उसके पिता खुद अपने शूरवीरों का सम्मान करने के लिए जाने जाते हैं, तो फिर वो वहां खड़े होकर एक शूरवीर को मरते हुए क्यों देख रहे थे। अलान समझाते हैं कि उत्तरी सीमा के शूरवीर ये उम्मीद नहीं रखते कि कोई उन्हें बचाएगा। युद्ध के मैदान पर जीवित रहने के लिए हर किसी को खुद सोचना और काम करना पड़ता है। जो कोई भी इस उम्मीद में काम करता है कि हमेशा कोई उसे बचाने आएगा, वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। सैनिकों को लगातार अपने कौशल को निखारना होगा और ड्यूक केवल तभी दखल देते हैं जब दुश्मन उनकी क्षमता से बाहर हो जाता है। डेल को एहसास होता है कि उसके पास इस बात पर बहस करने का कोई तरीका नहीं है और वो अपने सीने में एक भारीपन महसूस करता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो कुछ ऐसा भूल गया था जिसे उसने अपने पिछले जीवन में गहराई से संभाला था। इसके बावजूद डांटने के बाद उसके पिता अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हैं। वो स्वीकार करते हैं कि लड़के ने अपने सिद्धांतों के अनुसार काम किया और कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है जिसे कभी खोना नहीं चाहिए। ड्यूक तंबू को खोलते हैं जिससे सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है और उन दोनों से महल वापस लौटने के लिए कहते हैं। ड्यूक के बेटे द्वारा एक शूरवीर को बचाने के लिए जाने की कहानी बिल्कुल वैसी ही बात थी जिसके लिए साम्राज्य के गपशप करने वाले लोग तरसते थे। उनमें से एक ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि उस युवा लड़के ने अकेले ही 1000 से अधिक ओक्स को हरा दिया था। यह कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। डेल को ये सब बहुत शर्मनाक लगा, लेकिन इस घटना ने डची रियासत में ऊर्जा की एक नई लहर ला दी। कुछ समय बाद ट्रेनिंग के मैदान में शूरवीर उसके साथ लगभग एक देवता की तरह व्यवहार करने लगे थे। शर्मिंदा होकर लड़का बार बार कहता रहा कि उन्हें इस तरह व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। हेलमट इससे असहमत था। उसने कहा कि ये गर्व करने वाली बात है और डेल को इसे स्वीकार करना चाहिए। अपने आदमियों को इकट्ठा करने के लिए अपना हाथ उठाते हुए उसने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की पहचान उन्हें और मजबूत बनाती है। और सचमुच सैनिकों का मनोबल साफ तौर पर बढ़ रहा था। तभी एक दासी ने आकर उन्हें सूचित किया कि हाउस के मेहमान आने वाले हैं। डाल ने उसे धन्यवाद दिया और वे दोनों बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। लड़का जानता था कि वह जल्द ही महत्वपूर्ण लोगों से मिलने वाला है। हाउस को योद्धाओं के परिवार के रूप में जाना जाता था, जो कभी ट्यूटोनिया साम्राज्य के महान कुलीन घरानों में से एक था जिसका नेतृत्व बार्थेल करते थे। लेकिन एकीकरण के युद्ध के दौरान ट्यूटोनिया का पतन हो गया। दिव्य तलवार की मृत्यु के साथ परिवार बर्बाद हो गया। हेलमट उदास लग रहा था। शायद वो उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने उसे एक शूरवीर बनने के लिए प्रेरित किया था। एक ऐसी याद जिसमें अभी भी कड़वाहट थी। जब वे मुख्य हॉल में पहुंचे जहां डेल के माता पिता पहले से ही इंतजार कर रहे थे, तो ड्यूक ने पूछा कि क्या लड़का ट्रेनिंग कर रहा था। डेल ने पुष्टि की कि वो कर रहा था। एक बटलर ने मेहमानों के आने की घोषणा की और एलान ने आदेश दिया कि उनके साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। शोक के कपड़े पहने हुए एक महिला करीब आई, जिसके साथ एक छोटी सुनहरे बालों वाली लड़की थी। महिला ने विनम्रता के साथ ड्यूक ऑफ सैक्सन का अभिवादन करते हुए अपना परिचय वेनेसा के रूप में दिया। हालांकि लड़की बिल्कुल शांत खड़ी रही। वेनेसा ने नाराजगी से पीछे देखा और अपनी बेटी शार्लोट का परिचय कराया, जो इस सबसे स्पष्ट रूप से नाखुश थी। डाल ये देखकर हैरान रह गया कि शार्लोट ने उसी समय अपनी मां पर सवाल उठा दिया। लड़की ने पूछा कि ये कैसा व्यवहार है और वो इन लोगों के सामने क्यों झुक रही है। ड्यूक ने तनाव को कम करने की कोशिश की और कहा कि उन दोनों ने एक लंबी और थका देने वाली यात्रा की है। इसके बाद उन्होंने डेल से लेडी शार्लोट के साथ जाने और उसे महल दिखाने के लिए कहा। एक दोस्ताना मुस्कान के साथ लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे आमंत्रित किया। शार्लोट ने एक ठंडे भाव के साथ उसकी तरफ देखा
और उसके हाथ पर जोर से थप्पड़ मार दिया। डेल हैरान रह गया और उसे अपनी हथेली पर जलन महसूस हुई। ड्यूक और एलेना भी इस अचानक हुए व्यवहार से चकित रह गए। शार्लोट को लगा कि वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। उसने रूखे लहजे में कहा कि इस तरह का व्यवहार अशिक्षित इंपीरियल नोबल्स की पहचान है। उसकी मां ने उसे माफी मांगने का आदेश दिया। शार्लोट बस अपनी पीठ घुमाकर आगे चलने लगी। निराश होकर वनेसा ने उसे रुकने के लिए आवाज लगाई। दंपति की ओर मुड़ते हुए उन्होंने अपनी बेटी की बदतमीजी के लिए उनसे माफी मांगी और समझाया कि शार्लोट आमतौर पर ऐसा व्यवहार नहीं करती है। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं से वो बहुत परेशान थी। इलेना ने पूछा कि क्या हुआ था। वेनेसा ने बताया कि कुछ समय पहले काउंट ब्रैंडेनबर्ग को उनके इलाके का इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था। वो आदमी पूरे साम्राज्य में अपने कौशल और अपने उपनाम पिग किंग के लिए जाना जाता था। एक शक्तिशाली उत्तराधिकारी पैदा करने के जुनून में वो उम्र या लिंग की परवाह किए बिना प्रतिभाशाली तलवारबाजों के पीछे पड़ जाता था, भले ही वो कोई ऐसी लड़की ही क्यों ना हो जो अभी प्यूबर्टी तक भी न पहुंची हो। वेनेसा ने कहा कि वो किसी तरह उस आदमी के हाथ लगने से पहले ही अपनी बेटी के साथ वहां से भागने में सफल रही थीं, लेकिन वो जानती थीं कि इस तरह का सदमा इतनी आसानी से दूर नहीं होता। कांपती आवाज में उन्होंने कहा कि वो शार्लोट की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगी। हालांकि एक बर्बाद हो चुके कुलीन होने के नाते उनके पास ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं थी, इसीलिए वो उनसे भीख मांग रही थी कि वे उनकी बेटी को अपने पास रख लें, भले ही एक नौकरानी के रूप में ही सही। इस तरह वो आदमी कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। इस बीच वहां से दूर डेल और शार्लोट अकेले थे। लड़के ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए उसे आवाज दी और पूछा कि क्या वो जानती भी है कि वो कहाँ जा रही है। शार्लोट ने स्वीकार किया कि वो नहीं जानती। एक पल के बाद उसने पूछा कि क्या उसका हाथ ठीक है। डेल ने कहा कि हाँ ठीक है और उससे इस बारे में चिंता न करने के लिए कहा। अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए उस सुनहरे बालों वाली लड़की ने कहा कि ये तो राहत की बात है। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी तलवार खींच ली और उसकी तरफ तान दी। एक मजबूत आवाज में उसने मांग की कि वे आपस में ड्यूअल लड़ें। लगभग किसी सबॉर्डिनेट को आदेश देने की तरह वो उस पर चिल्लाई कि वो तुरंत अपनी तलवार निकाले। डेल को ठंडा पसीना आ गया। ये लड़की उस तरह की थी जो हमेशा वही करती थी जो वो चाहती थी। शार्लोट के द्वंद्व युद्ध के लगातार अनुरोध के बावजूद डेल ने कहा कि उसे इसके लिए एक कारण की आवश्यकता होगी। लड़की ने समझाया कि उसने उसके बारे में कई अफवाहें सुनी हैं कि वो एक अविश्वसनीय जादूगर है जिसने 1000 से अधिक ऑक्स को मार डाला और एक शूरवीर को भी बचाया। डेल को अंदाजा था कि इस तरह की प्रसिद्धि अपने साथ परिणाम लेकर आएगी। शार्लोट के लिए इतने सम्मानित व्यक्ति को हराना उसकी अपनी काबिलियत को साबित करेगा और इससे भी बढ़कर ये उसके परिवार को दिखाएगा कि वो उस आदमी स्वॉर्डमास्टर काउंट ब्रैंडेनबर्ग से उनकी रक्षा करने में सक्षम है। ये नाम सुनकर डेल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो उस चेहरे को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो उसे कभी नहीं भूला था क्योंकि वो साम्राज्य के उन अभागों में से एक और था जिसने अतीत में उसे धोखा दिया था। एक पल के लिए डाल को एहसास हुआ कि उनके लक्ष्य बहुत अलग नहीं थे। शायद वे सहयोगी बन सकते थे, लेकिन पहले उसे ये दिखाने की जरूरत थी कि दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है। वो मुड़ा, तलवारों से भरे एक ड्रम के पास गया और एक तलवार उठा ली। उसने कहा कि वो अभी भी कुछ नहीं समझती है। फिर उसने तलवार को उस सुनहरे बालों वाली लड़की की तरफ तान दिया और उससे कहा कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करे। गुस्से से जलती आंखों के साथ शार्लोट ने जवाब दिया कि उसे ये कहने की भी जरूरत नहीं है और उसने बिजली की तरह तेजी से हमला कर दिया। तलवारें एक तेज आवाज के साथ टकराईं। शार्लोट बेहतरीन थी। वो डेल के डिफेंस को कुछ बार भेदने में सफल रही और काफी मात्रा में ऑरा के साथ वार कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे जादूगर मैजिक सर्कल्स के माध्यम से माना को नियंत्रित करते हैं। शूरवीर अपने शरीर के भीतर ऑरा को इकट्ठा करके अपनी सीमाओं को पार करते हैं। उसका हर एक वार अपने पीछे वो वजन लेकर आ रहा था। इसके बावजूद डाल ने बिना किसी खास प्रयास के बड़ी आसानी से अपना बचाव किया। हर बार बचते हुए उसने तुरंत पलटवार किया। लड़की का खानदान झूठ नहीं बोल रहा था। उसका कौशल उसकी उम्मीद से कहीं बढ़कर था। ये मुकाबला लंबा खिंचा और तलवारों के टकराने की लगातार आवाजें उस इलाके में गूंजती रहीं। तभी डाल ने कुछ नोटिस किया। शार्लोट मन में एक बड़ा बोझ लेकर लड़ रही थी। उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी मां ने हमेशा उनके बारे में कहानियां सुनाई थीं। दिव्य तलवार को धारण करने वाले कोई ऐसे व्यक्ति जो कभी पीछे नहीं हटे। अपने देश के पतन और अपने परिवार की बर्बादी के बाद भी शार्लोट का मानना था कि उसे उस भूमिका को निभाना होगा, उस पिता की जगह जिसे वो कभी जान भी नहीं पाई थी। अपनी तलवार से अपने प्रियजनों की रक्षा करनी होगी, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो इस लड़के पर जीत क्यों नहीं पा रही है। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने एक बार फिर हमला किया। तलवार सीधे डाल के पेट की तरफ थी। वो एक त्वरित आंदोलन के साथ बच निकला और उसी क्षण पलटवार करते हुए उसे पीछे धकेल दिया। शार्लोट टूट गई थी। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यह कैसे संभव था कि दिव्य तलवार की बेटी जीत नहीं सकी? डेल ने कहा कि समस्या सीधी है, वो अभी तक दिव्य तलवार नहीं बनी है।
ये स्वाभाविक है कि वो अपने पिता पर गर्व महसूस करे, लेकिन वो जिस स्थिति में अभी है वो अपने परिवार को उस आदमी से कभी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि वो कहीं अधिक मजबूत है। निराश होकर शार्लॉट रोने लगी। कांपती आवाज में उसने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। डेल मुड़ा और उसने एक वादा किया। उसने अपने परिवार के नाम पर कसम खाई कि वो हाउस का रक्षक बनेगा। शार्लॉट की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जब तक वो इतनी मजबूत नहीं हो जाती कि उसे हरा सके, वो और उसका परिवार उसकी ढाल बने रहेंगे। हैरान होकर उसने पूछा कि क्यों? डाल ने सीधा जवाब दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इसके लायक है। फिर उसने पूछा कि क्या वो सुनहरे बालों वाली लड़की ये कसम खाने के लिए तैयार है कि भविष्य में वो उसके परिवार का हिस्सा और हाउस सैक्सन की तलवार बनेगी। शार्लॉट की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी। उसने कहा कि वो इस ऑफर को मना नहीं कर सकती। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गई और एक नाइट की तरह अपना वादा किया। देखने में ये बस दो बच्चों का वादा लग रहा था, लेकिन उस पल ने कुछ बहुत बड़ा तय कर दिया था। दो यंग प्रोडिजीज ने एक पावरफुल अलायंस बना लिया था। कुछ देर बाद ड्यूक सैक्सन के ऑफिस में डेल अपने पिता से बात कर रहा था। एलन ने बताया कि जैसा कहा गया था, लेडी ओरल हार्ट को ड्यूश में एक सर्वेंट के रूप में रख लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जब पता चला कि शार्लेट ने हाँ कह दी तो उन्हें समझ आया कि इसमें उनके बेटे का हाथ है। डेल ने बात कंफर्म की। उसने कहा कि दोनों ने एक वादा किया है और उसने फैमिली के नाम पर कसम खाई है कि वो हाउस ओरल हार्ट की रक्षा करेगा। ड्यूक ने थोड़े शक के साथ पूछा कि क्या ये सब सिर्फ दया की वजह से किया गया है। डेल ने मना किया। उसने कहा कि उसने शार्लेट में एक एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट देखा है, साथ ही डिवाइन सॉर्ड की लिनिएज भी। और फिर उसने अपना असली गोल बताया कि एक दिन उसकी फैमिली के साथ एक नई डिवाइन सॉर्ड उठा सके। ड्यूक ने आंखें बंद कर लीं। वो खुश थे। डेल मुस्कुराया। उसे अपने पिता की अप्रूवल मिल गई थी। उधर ट्यूटोनिया की पुरानी राजधानी मेलबर्न में एक वाइन ग्लास फर्श पर गिरकर टूट गया। काउंट ब्रैंडनबर्ग वहां खड़ा था, बहुत गुस्से में। वो चिल्लाया कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, कैसे इस तरह धोखा खाया। एक सोल्जर ने बताया कि असैसिन्स भेजे गए थे, लेकिन वो सैक्सन तक पहुंचने से पहले ही मार दिए गए। शक की सुई शार्लॉट ओरल हार्ट की तरफ थी। काउंट ने आंखें बंद की। उसकी इरिटेशन और बढ़ गई। उसने बड़बड़ाया कि ये सब लोग बेकार हैं, बिना किसी एक्सेप्शन के। वो दीवार पर लगी तलवार की तरफ गया और उसकी ब्लेड पर हाथ फेरा। तभी उसे कुछ समय पहले बैटलफील्ड का एक पल याद आया। उसने धीरे से तलवार से कहा, डुरांडॉल। उसने पूछा कि वो इस सब के बारे में क्या सोचती है। उसके लिए ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये एक ब्राइड की तरह था। उसने कहा, थोड़ा और इंतजार करो, मैं इस दुनिया में वो परफेक्ट लिनिएज लेकर आऊंगा जो तुम्हें फिर से उठा सके। फिर उसने सोल्जर की तरफ देखा और नया आदेश दिया, थीव्स गिल्ड से कांटेक्ट करो और उन्हें तुरंत डुश भेजे। एक विकेट स्माइल के साथ उसने कहा, चाहे जितना भी प्राइस चुकाना पड़े वो देगा। उसे शार्लेट वापस चाहिए, किसी भी हाल में। बच्चों की उस ओथ के बाद एक हफ्ता बीत गया। इस दौरान शार्लेट की ट्रेनिंग बहुत कठोर थी, एक लेडी इन वेटिंग के रूप में। डेल के साथ ड्यूअल्स उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन गए थे, हमेशा हेलमेट की निगरानी में। डेल कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अपनी पोजीशन लेता है। शार्लॉट भी तैयार होती है, थोड़ी नर्वस जरूर है। हेलमेट एक पल के लिए आंखें बंद करता है और सिग्नल देता है। तलवारें लगभग एक साथ टकराती हैं। डेल ऊपर रहता है, हर अटैक को आसानी से डॉज करता है, लेकिन शार्लॉट हार नहीं मानती और लड़का देख सकता है कि वो कितनी इंप्रूव हो गई है। वो अब उसके स्ट्राइक्स ब्लॉक कर सकती है। हेलमुट दोनों को देखकर गर्व महसूस करता है। करीब से देखने पर ये बच्चों की लड़ाई नहीं लगती, ये रियल नाइट्स जैसा लेवल है। फिर भी कुछ उसे बेचैन करता है। दोनों की तरफ से एक इंटेंस किलिंग इंटेंट और इम्प्रेसिव स्पीड। लड़ाई के दौरान डेल अपने केप से एक अटैक को रोकने की कोशिश करता है। शार्लेट ओपनिंग देखती है और तेजी से आगे बढ़ती है एक डिसाइसिव थ्रस्ट के लिए, लेकिन हेलमेट बीच में आ जाता है और वो स्ट्राइक रुक जाती है। वो उसकी प्रोग्रेस की तारीफ करता है। शार्लेट को तारीफ की परवाह नहीं है। वो कहती है, खाली शब्द रहने दो, बताओ मुझमें अभी भी क्या कमी है। हेलमेट उसे देखता है और पूछता है कि क्या वो जानती है कि रेपियर यूज करने का असली प्रिंसिपल क्या है। लड़की जवाब देती है, थ्रस्टिंग। हेलमेट डिसएग्री करता है, सबसे जरूरी चीज है फुटवर्क, मूवमेंट और पोजिशनिंग। डेल इसे प्रैक्टिस में दिखाता है। वो डिस्टेंस क्लोज करता है, हर थ्रस्ट को प्रिसिजन के साथ डॉज करता है। उस पल शार्लेट को पीछे हट जाना चाहिए था, स्पेस बनाना चाहिए था, दूसरी ओपनिंग ढूंढनी चाहिए थी। उसका स्टांस और फुटवर्क अभी भी अनइवन है, स्लॉपी है, क्योंकि उसका कभी कोई रियल टीचर नहीं था। इसलिए फंडामेंटल्स को स्क्रैच से रीबिल्ड करना होगा। ये क्रिटिसिज्म शार्लॉट को लग जाती है। डेल ये देखता है, उसके बाल बिखेरता है और कहता है वो तो बस मजाक कर रहा था, वो क्यूट है आखिर। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। माना सर्कल बनाना एक धीमी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपको दिल के आसपास माना का फ्लो महसूस करना होता है और तब तक इंतजार करना होता है जब तक एक स्टेबल रूट न बन जाए। इसमें डेकेड्स लग सकते हैं। सेपिया डेल से पूछता है कि क्या उसने दूसरा सर्कल पूरा कर लिया है। लड़का कंफर्म करता है। माना की रोटेशन स्पीड आरपीएम में मापी जाती है। फर्स्ट सर्कल के मेजेस आमतौर पर करीब 300 रोटेशंस तक पहुंचते हैं। डेल उससे कहीं ऊपर है, मतलब उसमें पहले से थर्ड सर्कल तक पहुंचने की काबिलियत है।
फिर भी वो डिसाइड करता है कि जो उसके पास पहले से है उसे और रिफाइन करेगा। वो आइस बुलेट पर काम करना शुरू करता है, मोलेक्युलर बॉन्ड्स को मजबूत करके प्रोजेक्टाइल का वेट और हार्डनेस बढ़ाने के लिए। वो एक पेड़ के तने की तरफ निशाना लगाता है, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और फायर करता है। प्रोजेक्टाइल उड़ा और बिना किसी रुकावट के टारगेट को छेद दिया। डेल ने रिजल्ट देखा और सोचा कि क्या आर्मर को पियर्स करने वाले राउंड्स बनाना हमेशा से इतना आसान था। सेपिया मुस्कुराई, उसे गर्व था। ये तो होना ही था, ये लड़का बहुत तेज सीखता है। डेल ने सारा क्रेडिट अपनी टीचर को दिया और कहा कि वो हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेगा। रात की रेस्क्यू से लेकर शार्लोट से जुड़े हर मामले तक हर सिचुएशन उस एल्फ के भरोसे को और गहरा करती जाती है। सेपिया को डेल का टैलेंट इतना बड़ा लगता है कि वो लगभग डरावना है, लेकिन ये अप्रेंटिस उसके लिए गर्व का कारण है और वो उसे कसकर हग कर लेती है। ये जेस्चर इतनी वार्म थी कि लड़का पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो गया। शाम के वक्त कासल के सेंट्रल गार्डन में डेल अभी भी सेपिया के उस पल के बारे में सोच रहा है। शायद वो अभी भी उसे एक बच्चा समझती है। वो डिसाइड करता है कि इस पर ज्यादा नहीं सोचेगा, अभी फोकस ट्रेनिंग पर है। कॉन्सेंट्रेट होकर वो बर्फ की एक दीवार खड़ी करता है। वो अपने हाथ फैलाता है और उस पर एनर्जी चैनल करता है। इस बार वो एक वेरिएशन बनाता है, कार्ट्रिज शेप में आइस बुलेट जैसे स्प्रेड शॉट। कई छोटे प्रोजेक्टाइल्स एक साथ लॉन्च होते हैं और बैरियर से प्रिसिजन के साथ टकराते हैं, और डेल लगभग उसी पल अपने चारों तरफ एक डिफेंस खड़ा कर लेता है। रिजल्ट देखते हुए वो अगले कदम के बारे में सोचने लगता है, शायद एक फ्रैगमेंटेशन प्रॉपर्टी जोड़ना। तभी एक आवाज उसे रोकती है। शार्लोट है, जो वहां आकर हैरान होती है कि वो यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है। वो बताती है कि वो हेलमेट की सिखाई फुटवर्क प्रैक्टिस कर रही थी। डेल कहता है कि लगता है उसे सीखना अच्छा लग रहा है। लड़की मुस्कुराते हुए हाँ कहती है और फिर थोड़ी ऑकवर्डली माफी मांगने लगती है। वो मानती है कि वो उसके साथ सेल्फिश और रूड थी। जब वो उसका नाम लेती है तो जल्दी से खुद को करेक्ट करके यंग मास्टर कहती है। डेल एक पल के लिए आंखें बंद करता है और मानता है वो सच में रूड थी और उससे भी बढ़कर। लेकिन फिर वो मुस्कुराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, वो एक स्पेशल एक्सेप्शन बनाएगा और उसे माफ कर देगा। शार्लोट हैरानी से पूछती है कि क्या वो सीरियस है। वो कंफर्म करता है और उसे इतना फॉर्मल न होने को कहता है। दोनों एक पेड़ से टिककर कुछ देर बात करते हैं। शार्लोट बताती है कि उसे वहां की ठंडी हवा पसंद है। रात को ट्रेनिंग के दौरान भी टेम्परेचर तेजी से गिरता है और सब कुछ ताज़ा लगता है। डेल मानता है और लड़की को मुस्कुराते हुए देखता है। उसे महसूस होता है कि यहाँ कोई है जिसकी पसंद उससे मिलती है। एक पल के लिए उसका दिल वार्म हो जाता है। दोनों को दूर से एक विंडो के जरिए देखा जा रहा है। एलेना मुस्कुराती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि उनके बेटे ने फ्लर्टिंग फेज में एंट्री कर ली है। वो पूछते हैं कि क्या उन्हें लगता है दोनों एक अच्छी मैच है। वो जवाब देती है कि ये तो वक्त ही बताएगा। एलेना कहती है कि एक माँ का फर्ज है कि वो अपने बेटे को अपनी फीलिंग्स के बारे में ऑनेस्ट बनने में मदद करे। कुछ समय बाद डचेस के बाहरी इलाके में एलेना एक ब्रेड वेंडर से बात कर रही है और बूढ़े आदमी को अपनी सेहत का ख्याल रखने को कह रही है। शहर का ये गरीब इलाका बेगर्स और बेघर लोगों से भरा हुआ है और यहीं डचेस अपना चैरिटी का काम करती है, खाना और जरूरी सामान बांटते हुए। उस साल चार्लोट और डाले भी उसके साथ आने लगे। जब वो उस इलाके से गुजर रहे थे तभी एक मैले कुचैले छोटे लड़के ने शार्लोट के पास आकर रोते हुए मदद मांगी। उसकी माँ खतरे में थी। डेल को शक हुआ, उस लड़के ने किसी बड़े की बजाय शार्लोट से मदद मांगी थी और ग्रुप अपने एस्कॉर्ट से दूर होता जा रहा था। उसने रूफटॉप्स की तरफ नजर दौड़ाई और एक हुडेड फिगर देखा। उसने कंक्लूड किया कि ये शख्स थीव्स के एक ग्रुप का हिस्सा है जिन्हें शायद एनिमीज ने भेजा है और शार्लोट उनका टारगेट है। वो छोटा लड़का उन्हें वहीं रुकने को कहता है और वादा करता है कि वो अपनी माँ को लेकर आएगा, लेकिन उसकी जगह चाकू लेकर कुछ आदमी आ जाते हैं। उनमें से एक लीडर कहता है कि उसे किसी इतने नोबल इंसान के यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि उनका इंटरेस्ट लड़के के साथ उस मेड में है और यंग मास्टर को इससे दूर रहना चाहिए। उसने चाकू उठाया और डाले को चेताया कि अगर उसने जल्दबाजी में कुछ किया तो उसे चोट लग सकती है। डेल मुस्कुराया और कहा कि उसने अपने दोस्त की रक्षा करने की कसम खाई है, खासकर ऐसे खतरों से। बैंडिट हंसा और कहा कि एक यंग नोबल की शिवलरी सच में काबिले तारीफ है, लेकिन सिचुएशन को जरा ध्यान से पढ़ना बेहतर होगा। बाकी आदमी आगे बढ़ने लगे। लीडर ने कहा कि डेल को असली दुनिया की कठोरता के बारे में सीखना होगा। शार्लोट ने उसे वरीड होकर चेताया कि उसकी तलवार कासल पर छूट गई है। डेल ने शांत आवाज में जवाब दिया कि डरने की कोई जरूरत नहीं, ये उसकी नई एबिलिटी शैडो मैंटल को टेस्ट करने का परफेक्ट मौका था। जैसे ही बैंडिट्स करीब आए, डेल अपनी जगह पर डटा रहा। उसके बॉडी से एक पर्पल ऑरा उठने लगी जिसने एक अजीब सी हवा बना दी जिससे दुश्मन बेचैन हो गए। लीडर ने चिल्लाकर सबको रास्ते से हटने को कहा। उसने खतरा बाकियों से पहले भांप लिया था। ऑरा और तेज हो गई और आदमियों को पीछे धकेल दिया, लेकिन उनमें से एक उस एनर्जी में पूरी तरह लिपट गया। शैडो मैंटल ने उस बैंडिट के बॉडी में एक शैडो क्रीचर को पैरासाइट की तरह डाल दिया, जिसने उसे एक अनडेड सोल्जर में बदल दिया जो खुद अपनी मर्जी से काम कर सकता था। लीडर हैरान रह गया। वो पोजेस्ड हेंचमैन एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर में बदल गया जिसके पूरे बॉडी पर क्लॉज निकल आए। वो बार बार एक ही बात दोहराने लगा कि उसे भूख लगी है।
बहुत ज्यादा भूख। घबराकर लीडर ने बाकियों को उस क्रीचर पर अटैक करने और उसे खत्म करने का आदेश दिया। उस ग्रीन हेड आदमी ने कहा कि अब उसे लड़के की आइडेंटिटी की कोई परवाह नहीं, यहाँ कोई भी गलती उन सब का अंत कर सकती थी। बैंडिट्स डेल की तरफ बढ़े। वो ग्रीन हेड आदमी तेज स्पीड से उसके चारों तरफ घूमा और कई डैगर्स फेंके। डेल ने खुद को आसानी से डिफेंड किया। ब्लैक ऑरा उसकी ढाल बनी रही। बिना झिझके उस बैंडिट ने सीधा अटैक किया और लड़की की तरफ झपटा। डेल पहले से तैयार था। उसने अपने डबल बैरल 12 गेज स्किल से एक डेवस्टेटिंग प्रोजेक्टाइल दागा। वो इम्पैक्ट सीधे दुश्मन को लगा और उसे हवा में उड़ा दिया। शार्लॉट ये सब देखती रही, अपनी हैरानी छुपा नहीं पाई। इधर डेल के बनाए अनडेड ने बाकी हेंचमैन को एक एक करके गिराना जारी रखा। लीडर बुरी तरह जख्मी था, फिर भी उसने कहा कि अभी कुछ नहीं हुआ और वो प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ा। वो डेल के पहले से तैयार मैजिक सर्कल की चपेट में आ गया। अनडेड बार बार कहता रहा कि उसे भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख, जब तक उसने आखिरी बैंडिट को भी नहीं गिरा दिया। लड़ाई के बाद डेल शार्लट के पास आया और पूछा कि वो ठीक है या नहीं। अकेला बचा सर्वाइवर ये सीन देख रहा था जो किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इससे पहले कि वो भाग पाता, डेल ने एक आइस बुलेट दागी जो उसकी टांग में लगी। फिर उसने मैजिक को अंडू किया और अनडेड को खत्म कर दिया जो अभी भी तड़प रहा था। घिरे हुए थीफ ने अपनी जान की भीख मांगी और वादा किया कि वो सब कुछ बता देगा। उसने कहा कि जो भी जानकारी मांगी जाएगी वो सब बता देगा, लेकिन इससे पहले कि वो एक और शब्द कह पाता, एक बुलेट उसके माथे पर लगी। डेल ने ठंडे लहजे में कहा कि उसे कुछ भी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। बैंडिट मरकर जमीन पर गिर पड़ा। शार्लॉट ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जो कुछ हुआ था उससे वो अभी भी हिली हुई थी। डेल ने एक्सप्लेन किया कि यही सैक्सन डचेस का असली चेहरा है। ये वो पावर है जिससे बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन यही वो ताकत भी है जो उसकी रक्षा करने में सक्षम है। फिर उसने वरीड नजरों से पूछा कि वो इन सब चीजों के बारे में क्या सोचती है, क्या वो डरी हुई है। शार्लॉट ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर जवाब दिया कि वो ठीक है। आखिर उसके दोस्त ने उसकी रक्षा के लिए लड़ाई की। उसने कहा कि पिछले दिन की ओथ के बाद उसने भी खुद से एक वादा किया था कि उसका परिवार वो शील्ड बनेगा जो उसकी रक्षा करे, और भविष्य में वो उस काइंडनेस का बदला चुकाने का इरादा रखती है, उसके लिए चलाई जाने वाली सॉर्ड बनकर। एक उत्साहित स्माइल के साथ उसने डेल को वो फ्यूचर दिखाने के लिए शुक्रिया कहा और वादा किया कि वो और मजबूत बनेगी। यह रिएक्शन लड़के को साफ हैरान कर गई। वो अपने ही ख्यालों में खो गया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उसे शार्लट की रक्षा करने की इतनी तेज इच्छा क्यों होती है। शायद इसका कुछ हिस्सा लॉर्ड बैडेल को लेकर उसके मन में रहने वाले गिल्ट से था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि अगर शार्लट सच में उसकी सॉर्ड बनना चाहती है तो इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है जितना उसने सोचा था। दोनों बच्चों के हाथ मिले और एक ऐसे बॉन्ड की शुरुआत हुई जिसे अब कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। काउंट ब्रैंडनबर्ग की टेरिटरी में वो आदमी अपनी डेस्क के सामने बिल्कुल स्थिर खड़ा था। पसीने से भीगा हुआ उसका हाथ कांप रहा था। उसके हाथ में एक लेटर था। भेजने वाले ने माना कि ये सफर मुश्किल होगा, फिर भी उसे ड्यूक ऑफ सैक्सन के कासल में आने का इनविटेशन दिया गया था और कहा गया था कि वो इस इनविटेशन की सिंसेरिटी को ध्यान में रखे और मना न करे। ये ब्लैक ड्यूक की तरफ से सीधा समन था जो उसे उस इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार मानता था। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कोई चॉइस नहीं था, यहाँ तक कि उस इंसान के लिए भी नहीं जिसे सॉर्ड सेंट के नाम से जाना जाता था। कुछ दिनों बाद ब्रैंडनबर्ग सैक्सन कासल के अंदर ड्यूक के सामने खड़ा था। एलन ने कहा कि सफर थका देने वाला रहा होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी और माफी मांगी अगर रिसेप्शन उचित स्तर की नहीं थी। साफ तनाव में ब्रैंडनबर्ग ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा कि उसके ग्रेस के बुलावे से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता। फिर उसकी नजर दोनों बच्चों पर गई और उसके मन में अंधेरे ख्याल आए। उसने कहा कि एम्पायर में हाल की अशांति को लेकर बहुत चिंता है। दिन के उजाले में एक किडनैपिंग की कोशिश वो किस्म की बात है जो ध्यान खींचती है। उसने कहा कि वो समझ सकता है कि उसे क्यों बुलाया गया, लेकिन उसने सवाल उठाया कि एम्परर्स लॉयल सॉर्ड के नाम से जाना जाने वाला कोई इंसान इतने घटिया काम में कैसे शामिल हो सकता है। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, एलन ने उसकी तरफ एक पर्पल ऑरा छोड़ी। उस एनर्जी ने एक तेज हवा पैदा की जिसने ब्रैंडनबर्ग के आदमियों को पूरी तरह हिला दिया। कुछ ही पलों में सोल्जर्स टूटने लगे। जो हो रहा था उसे देखकर वो पूरी तरह हार मान बैठे। ब्रैंडनबर्ग हैरानी से देखता रहा जब उसके होली नाइट्स का पूरा ऑर्डर बिना लड़ने का मौका मिले ही तबाह हो गया। ड्यूक की तरफ नजर घुमाते हुए उसने पूछा कि ये किस तरह का मैजिक था। हाई लेवल डार्क मैजिक था, स्टॉर्म। एलन ने दृढ़ आवाज में कहा कि अगर ब्रैंडनबर्ग ने कभी दोबारा उन बच्चों पर हाथ डाला तो डचेस उसके परिवार के हर सदस्य को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि ये बात उसके दिमाग में जला दे और कभी न भूले। फिर उन्होंने अपना लहजा बदला और कहा कि वो आदमी लंबे सफर से थका हुआ होगा और उसे अपना घर समझकर रहने को कहा। हिला हुआ ब्रैंडनबर्ग ने उनकी उदारता के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन बताया कि कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से टेरिटरी में रहना मुश्किल होगा। वो जाने के लिए मुड़ा। एलन ने कहा कि उम्मीद है वापसी का सफर सुरक्षित रहे। काउंट ऑफ ब्रैंडनबर्ग एम्परर के सबसे वफादार फॉलोअर्स में से एक था और उसने अभी कुछ बहुत जरूरी देखा था, कुछ ऐसा जो एम्पायर की नींव हिलाने में सक्षम बॉम्ब बन सकता था। पहले ये बस एक छोटी सी स्पार्क होती, लेकिन वो स्पार्क जल्दी ही आग में बदलती और आखिर में सॉर्ड सेंट का सिर काटने का काम प्रोटैगनिस्ट के लिए तय था।
वक्त के साथ ये अफवाहें फैलने लगीं कि सॉर्ड सेंट ने ब्लैक ड्यूक के सामने घुटने टेके थे। एलन ने एक कपड़ा हटाया, जिसे देखकर सीपिया पूरी तरह हैरान रह गई। उसके सामने गिल्ड मेंबर्स की लाशें थीं, वही बैंडिट्स जिन्होंने उस दिन डेल पर अटैक किया था। टीचर को एक पल लगा ये समझने में कि इन्हें इस हाल में उसी के स्टूडेंट ने छोड़ा था। लाशें बुरी तरह म्यूटिलेट थीं, ऑर्गन्स गायब थे, कुचली हुई थीं और छेदों से भरी थीं। पहली बार सेपिया ने सोचा कि क्या उसका सिखाने का तरीका सच में सही था। एलन ने कहा कि वो डेल की टैलेंट को सही राह दिखाने के लिए बेहद जरूरी है। इसी वजह से वो उसे चीफ एडवाइजर की पोजीशन ऑफर कर रहे थे। एल्फ ने परेशान होकर सिर झुकाया। उसे उस इनविटेशन का असली मतलब अंदर से समझ आ रहा था। उसे सैक्सन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बुलाया जा रहा था, सिर्फ एक ट्यूटर की तरह नहीं। डेल के पिता के होते हुए भी उसे गाइड करना अकेले किसी के लिए आसान काम नहीं था। उसके साथ एक पावरफुल एल्फ हो तो सब कुछ अलग होता। दृढ़ आवाज में सीपिया ने एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि वो सिचुएशन समझती है और उस बच्चे को जानते हुए उसे यकीन था कि ये उसका अब तक का सबसे कठिन काम होगा। वक्त बीता और जल्द ही डेल का 10वां बर्थडे आ गया। इस बार एम्परर की फैक्शन के मेंबर्स भी बैंक्वेट में शामिल हुए। उनमें सबसे खास गेस्ट एक स्पेशल इंसान था, मशहूर मार्किस यूरिस, लाल बालों वाला एक आदमी जिसके चेहरे पर जेंटल स्माइल थी। वो फ्रेंडली एक्सप्रेशन के साथ आगे आया और कहा कि यंग मास्टर डेल से मिलकर खुशी हुई। यूरिस के खुद को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही गेस्ट्स बैंक्वेट की भरपूर दावत देखकर हैरान थे। कुछ लोगों ने कहा कि यकीन करना मुश्किल था कि वो नॉर्थ के बीचों बीच बैठे हैं और इतना शानदार खाना सामने है। एक नोबल ने तो ये भी माना कि उसने डचेस की दूरी को लेकर जो चिंता की थी वो बेकार थी। इंपीरियल कैपिटल के नोबल्स एम्परर के नाम की सबसे बड़ी ताकत को रिप्रेजेंट करते थे और उनका वहां होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। यह इंपीरियल फैमिली की तरफ से एक साफ मैसेज था। वो सॉर्ड सेंट को हुई बेइज्जती को लेकर चुप नहीं बैठेंगे। और वो इंसान जो इस मैसेज को सबसे अच्छे तरह से दर्शाता था, वो पहले ही फ्रेंडली स्माइल और कैलकुलेटेड बाव के साथ डेल के पास आ चुका था। यूरिस रेड मैजिक टावर का हेड था, एक ऐसा ग्रुप जो रॉ पावर के जरिए फायर, फ्यूरी और ऑर्डर को आगे बढ़ाता था। उस टावर के मेजेस मानते थे कि ताकत ही सब कुछ तय करती है और वो बड़ी महत्वाकांक्षाओं का हथियार बनने में बिल्कुल नहीं हिचकते थे। डेल उनके हाथों से एक से ज्यादा बार गुजर चुका था। यूरिस ने कहा कि उसने लड़के की बेमिसाल टैलेंट के बारे में सुना था और ये अफवाह कि उसने सिर्फ 9 साल की उम्र में फैमिली के एक नाइट की रक्षा के लिए पूरे मॉन्स्टर ऑर्डर को खत्म कर दिया था, दम लेने वाली बात थी। उसने कहा कि इतने पावरफुल ड्यूक के बेटे से यही उम्मीद होती है। डेल ने विनम्रता से बाव किया और शुक्रिया कहा। यूरिस को प्लेजेंट स्टे की शुभकामनाएं दी। बाद में कॉरिडोर्स में अकेले चलते हुए डेल ने सोचा कि हर साल इस तरह की तारीफ सुनना हमेशा थका देता है। अगर उसके पास चॉइस होती तो वो अभी शार्लॉट के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता, लेकिन ऑफिशियली वो लड़की बस उसकी मां की अटेंडेंट्स में से एक थी। अगर किसी को पता चल जाता कि सॉर्ड गॉड की बेटी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही है तो ये बहुत खतरनाक होता। वो अभी अपने ख्यालों में ही डूबा था जब उसने एक डेस्परेट चीख सुनी। एक कर्कश आवाज एक लड़की को चुप रहने का आदेश दे रही थी, उसे एक घटिया सर्वेंट कह रही थी। डेल उस आवाज की तरफ दौड़ा। एक यंग वुमन जमीन पर थी, गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी कि वो बस हाउस सैक्सन की एक सर्वेंट है। उसके ऊपर खड़ा एक मोटा लाल बालों वाला आदमी उसे घृणा से देख रहा था। उसने कहा कि एक मामूली सर्वेंट को डचेस का नाम लेने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। यंग लॉर्ड के बर्थडे सेलिब्रेशन की वजह से सब लोग मस्त थे और वो अपने तरीके से मजे करना चाहता था। लड़की को घेरकर उसने उसे अपनी बात मानने का आदेश दिया। डेल तुरंत बीच में आ गया और पूछा कि ये सब क्या है। उस आदमी ने यंग मास्टर को पहचाना और उलझे हुए तरीके से खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन डेल ने पीछा नहीं छोड़ा। आदमी ने घटिया मुस्कान के साथ पूछा कि क्या लड़का कभी किसी वुमन के साथ रहा है। उसने कहा कि वो पेट्रो उसे खुद सिखा सकता है और लड़के को मजा आएगा। डेल को इस बात के लिए कोई पेशेंस नहीं था। उसने अपनी हथेली में मैजिक सर्कल इकट्ठा करना शुरू किया और कहा कि वो उस सर्वेंट को बचाएगा। पेट्रो को लगा कि इतनी रिजिड हायरार्की वाले समाज में ये लड़का एम्पायर से जुड़े किसी इंसान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। वो गलत था। एक बेहद तेज आइस प्रोजेक्टाइल उस आदमी के चेहरे को छूते हुए निकल गई। पेट्रो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसे एहसास हुआ कि वो कितना मरने के करीब था। डेल ने पीछे हटने से मना कर दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि एम्पायर से जुड़े किसी इंसान पर हाथ उठाने के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और उसे कोई परवाह नहीं थी। चेहरे पर जख्म लेकर पेट्रो ने गुस्से में पूछा कि ये क्या मतलब है। डेल ने ऊंची आवाज में आदेश दिया कि वो घुटनों पर बैठे और मिस ईव से माफी मांगे। वो हाउस सैक्सन की थी, जैसा उसने खुद कहा था। पेट्रो ने जवाब दिया कि वो वहां एम्परर को रिप्रेजेंट करने आया है और एक मामूली सर्वेंट की इज्जत के लिए किसी इंपीरियल रिप्रेजेंटेटिव को बेइज्जत करना माफ करने लायक नहीं है। डेल ने फौरन पलटवार किया और पूछा कि क्या एम्परर की ये आदत है कि दूसरों की सर्वेंट्स को परेशान करे। गुस्से में भरे पेट्रो ने लड़के की तरफ उंगली उठाई।
इससे पहले कि सिचुएशन और बिगड़ती, वहां और लोग आ गए। डेल ने बिना उनकी परवाह किए कहा कि ये आखिरी बार है जब वो उस आदमी से घुटने टेकने को कह रहा है। मार्कस यूरिस ने एक अजीब मुस्कान के साथ ये सीन देखा और ड्यूक से कहा कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नज़ारा है। एलन बीच में आया और पूछा कि ये क्या बखेड़ा है। डेल ने एक्सप्लेन किया कि उस आदमी ने फैमिली की एक सर्वेंट को परेशान करने की कोशिश की। ड्यूक ने पूछा कि क्या इतनी छोटी सी बात लॉर्ड पेट्रो के साथ इतने अपमान को जस्टिफाई करती है। पेट्रो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन डेल ने उसे रोक दिया। उसने उसे उठने की इजाजत नहीं दी थी। लड़के ने कहा कि इंपीरियल कैपिटल से आए नोबल्स एम्परर के नाम पर काम करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। इस आदमी ने एक सर्वेंट को परेशान करके उस नाम को कलंकित किया और वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यूरिस ने बीच में आकर यंग मास्टर की समझदारी की तारीफ की। उसने कहा कि उसके शब्द बिल्कुल सही थे और जो एम्परर के नाम पर काम करे उसे कभी ऐसा शर्मनाक काम नहीं करना चाहिए। बोलते बोलते उसने अपनी हथेली में मैजिक इकट्ठा की और धीरे से एक शब्द बोला, तारा। फिर उसने पेट्रो की तरफ देखा और कहा कि ये कीड़ा मरने के लायक है। घबराया हुआ पेट्रो जितनी तेजी हो सके भागने की कोशिश करने लगा। कोई फायदा नहीं था। आग उसके बॉडी को लीलने लगी थी। आग का एक भयंकर झोंका सीधे उस पर आ गिरा, जिसने तेज और असहनीय दर्द दिया। जब पेट्रो पूरी तरह भस्म हो गया, यूरिस ने कहा कि जो भी इंपीरियल फैमिली को बेइज्जत करने की हिम्मत करे उसे सजा देना उसका काम है। फिर उसने कहा कि यंग मास्टर डेल के भविष्य से उसकी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। डेल ने सुना और समझ गया कि शायद ये कोई तारीफ नहीं थी। उस सारे हंगामे के बाद एम्परर के आदमी कासल छोड़ गए और जगह पर शांति लौट आई। कुछ समय बाद एक मेड ने यंग मास्टर डेल को जगाया। वो पास आई और बताया कि उठने का वक्त हो गया है। डेल ने शुक्रिया कहा, लेकिन उसे लड़की के चेहरे पर एक शांत उदासी नजर आई। उसने पूछा कि क्या उसे और कुछ कहना है। वो एक पल के लिए रुकी, फिर जवाब दिया कि उसकी सेवा करना उसके लिए सम्मान की बात है। डेल को अजीब लगा कि इतनी सादी बात कहने में उसे इतना वक्त लगा, लेकिन उसे समझ आया कि उसे ऐसी सिचुएशंस का आदी होना होगा। उसने शुक्रिया कहा और कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी वो पूरी तरह जानता था कि वो कौन है, सैक्सन डचेस का बड़ा बेटा, और वो अपने पास मौजूद हर रिसोर्स का इस्तेमाल एम्पायर को गिराने में करने का इरादा रखता था। एक और वक्त पर एलन ने अपने बेटे को बात के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे हमेशा एक ब्रिलियंट बच्चे के रूप में देखा है, लेकिन हाल का उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब रहा है। डेल ने सतर्कता से पूछा कि पिताजी का क्या मतलब है। फिर उसने अपनी रीजनिंग सामने रखी। अगर दूसरी दुनिया का हीरो डिवाइन सॉर्ड लॉर्ड बार्टेल के खिलाफ लड़ाई में नहीं मरा होता तो अगला निशाना बिना शक सैक्सन डचेस की टेरिटरी होती। एलन ने कहा कि ये एक बोल्ड दावा है और पूछा कि ये इतना यकीन कहाँ से आता है। डेल जानता था कि वो सच नहीं बता सकता, कि उसकी पिछली जिंदगी में वो पहले से जानता था कि एम्पायर के हाउस सैक्सन के खिलाफ क्या प्लान्स थे, और ये कि हीरो की पावर को इस डर से हटा दिया गया था कि वो बेकाबू हो जाएगी। इसलिए उसने एक ऐसी दलील पेश की जो वो दे सकता था। पिछले साल जब हीरो ने डीमन किंग को हराया, एम्पायर ने उस टेरिटरी के डार्कनेस को पूरी तरह खत्म नहीं किया। इसकी बजाय उसने उस जमीन को इंपीरियल डोमेन के रूप में कल्टिवेट करने का आदेश दिया और हाउस सैक्सन को अपने ही रिसोर्सेज खर्च करने पर मजबूर किया। ड्यूक को उस टेरिटरी की जिम्मेदारी दे दी गई और जब तक डार्कनेस बनी रहेगी, फैमिली के रिसोर्सेज लगातार खर्च होते रहेंगे। इसके ऊपर से एम्पायर के लोगों ने और नॉर्थ के बाहर के लोगों ने भी फैमिली को डार्क क्लैन कहना शुरू कर दिया। जैसे हीरो को हटाया गया था, एम्पायर का अगला लॉजिकल कदम एक इंटरनल थ्रेट को खत्म करना होता। एलन ने पूछा कि उसके बेटे को कैसे पता कि हीरो को हटाया गया था। डेल ने जवाब दिया कि ये उसने कई रिकॉर्ड्स पढ़कर डिडक्शन किया है। ऑफिशियल तौर पर कहा गया कि हीरो ने लॉर्ड बार्डेल का सामना करते हुए सम्मान के साथ जान दी, लेकिन असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात ड्यूक को इम्प्रेस कर गई। डेल ने कंक्लूजन निकाला कि अगर उसकी थ्योरी सही है तो एम्पायर का न्याय कमजोर टेरिटरीज के खिलाफ बस जुल्म और हिंसा है। एलन ने माना कि उसका बेटा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी विजडम रखता है। फिर उन्होंने पूछा कि डेल के हिसाब से हाउस सैक्सन को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। डेल ने बिना झिझके जवाब दिया, एम्पायर के साथ साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। फैमिली की तकदीर उसे तबाह करने पर निर्भर है। एलन एक पल के लिए बिना किसी रिएक्शन के रह गए। वो बस अपने बेटे का नाम ले पाए और फिर गंभीर नजरों से पूछा कि क्या डेल सच में समझता है कि वो क्या कह रहा है। डेल ने एक्सप्लेन किया कि वो कोई फौज इकट्ठा करके तुरंत रिबेलियन शुरू करने की बात नहीं कर रहा। ये करीब 10 साल का प्लान है। कॉन्टिनेंट भर में पहले से ऐसी फोर्सेज हैं जो इंडिपेंडेंस चाहती हैं, ऐसे लीडर्स जिन्हें ड्यूक ऑफ सैक्सन की तरह एम्पायर ने धोखा दिया। इकोनॉमी गिर रही है, बैंडिट्स की तादाद बढ़ रही है और कॉन्टिनेंट के एक होने के बावजूद युद्ध के नतीजे और बुरे होते जा रहे हैं। तब तक हाउस सैक्सन को इतनी ताकत बनानी होगी कि वो खुद की रक्षा कर सके और दूसरे रीजन्स में रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को सपोर्ट कर सके। डेल ने पूरा प्लान सामने रखा, तब तक बोलता रहा जब तक होराइजन पर सूरज ढलने नहीं लगा। जब वो खत्म हुआ तो उसने पूछा कि पिताजी क्या सोचते हैं। ड्यूक के चेहरे पर एक स्माइल आई जो जल्द ही हंसी में बदल गई। एलन ने कहा कि उसके बेटे का टैलेंट सच में बेमिसाल है, कि वो लड़का ड्यूक से भी कहीं आगे देख सकता है। उन्होंने कहा कि उसे बेटे के रूप में पाकर गर्व होता है और उसी पल से डेल को सिर्फ पहले बेटे या 10 साल के बच्चे के रूप में नहीं देखा जाएगा। उसके साथ हाउस सैक्सन के भावी लीडर की तरह रिस्पेक्ट के साथ पेश आया जाएगा।
एलन ने कहा कि वो उसकी सुनेंगे और उसे बराबरी का सम्मान देंगे। फिर बिना किसी औपचारिकता के पूछा कि डेल फैमिली के लिए क्या फैसला करेगा। मौका पाकर डेल ने नेक्रोपोलिस में टावर ट्रायल में हिस्सा लेने की परमिशन मांगी। ट्रायल में ड्यूल्स होते हैं जो टावर के गार्डियंस का सामना करने वाले मेजेस की हायरार्की तय करते हैं। जो हाई लेवल गार्डियंस को हराते हैं उन्हें एल्डर बनने का हक मिलता है। जो सबसे ऊपर तक पहुंचते हैं उन्हें मास्टर का टाइटल मिलता है। एलन ने माथे पर बल डाले। उन्होंने चेताया कि ये चैलेंज बेहद खतरनाक है और उन्हें बेटे की जान की चिंता है। इसके अलावा अभी बहुत जल्दी है। डेल अभी तक थर्ड सर्कल तक भी नहीं पहुंचा है। लड़के ने जवाब दिया कि वो जल्द ही पहुंच जाएगा। ड्यूक ने कहा कि आमतौर पर थर्ड सर्कल 20 साल की उम्र के बाद ही मिलता है और सेकंड सर्कल पर होते हुए भी ये बेहद मुश्किल काम है। डेल की नज़र स्थिर रही। उसने कहा कि यही पिताजी और हाउस सैक्सन के लिए सबसे बेहतर रास्ता है। टावर पर अपनी काबिलियत साबित करके ड्यूक की पोजीशन मजबूत होगी क्योंकि उसका एक रिकग्नाइज्ड एयर होगा, एक असली रेपुटेशन जो बढ़े चढ़े रूमर्स पर नहीं बनी। एलन ने पूछा कि क्या यही मुख्य वजह है। डेल ने कंफर्म किया। ड्यूक ने एक हल्की स्माइल दी और कहा कि वो समझते हैं। डेल ने वादा किया कि वो अपनी काबिलियत साबित करेगा। कुछ दिनों बाद सीन मृतकों के शहर नेक्रोपोलिस पर शिफ्ट हुआ। एक कैरेज के आने पर 3 फिगर्स एक विशाल गेट की तरफ बढ़े। कोई गाड़ी से बाहर निकला और कहा कि आखिरकार वो पहुंच ही गए। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत झुककर ग्रेट ब्लैक ड्यूक को ग्रीटिंग दी। डेल ने एक जम्हाई ली। अभी भी सफर से थोड़ा थका हुआ था। उसने देखा कि सब लोग जरूरत से ज्यादा रेवरेंस दिखा रहे थे और उसे इतनी फॉर्मेलिटी से ट्रीट कर रहे थे। जैसे ही पिता और बेटे उस जगह पहुंचे, वहां पहले से मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगे। उन्होंने कहा कि ये यंग मैन एक मैजिक प्रोडिजी है लेकिन थका हुआ लग रहा है। किसी और ने बताया कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप ड्यूक के नाइट्स जैसी है। वेलिक नाम के एक ब्लॉन्ड हेड यंग मैन ने आगे आकर कहा कि वो अकेडमी का टॉप ग्रेजुएट है और इसलिए टावर ट्रायल जीतने का हक सिर्फ उसी को है। एक यंग वुमन आगे आई और झुककर टावर के लॉर्ड को अपना सम्मान दिया। उसका नाम इरिस था। ड्यूक ने कहा कि काफी वक्त बाद उससे मुलाकात हुई। एरिस टावर की एल्डर है और सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम करती है। ब्लैक ड्यूक की गैर मौजूदगी में सब कुछ संभालती है। एलन ने उसे बताया कि ट्रायल के दौरान वो डेल की मदद करने के लिए जिम्मेदार होगी। यंग मैन ने विनम्रता से खुद को इंट्रोड्यूस किया और एरिस ने अपने लॉर्ड को उसके पीछे आने को कहा। एल्डर ने एक्सप्लेन किया कि 59 एकेडमी ग्रेजुएट्स पहले से इंतजार कर रहे हैं। जब दरवाजा खुला तो दोनों ने वो नजारा देखा। एक बड़ा ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर्स इकट्ठा और तैयार। एरिस एक ऊंची जगह पर खड़ी हुई, सबको ग्रीटिंग दी और खुद को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसने डार्क मैजिक टावर के पहले फ्लोर के रूल्स एक्सप्लेन किए। हर पार्टिसिपेंट को अपनी गर्दन पर लगे लाइफ पॉइंट कॉलर को चेक करना था। ट्रायल एक बैटल रॉयल की तरह काम करता है। हर कॉलर में एक प्रोटेक्टिव शील्ड और एक सिंगल लाइफ पॉइंट होता है। फील्ड में बिखरी लाशों को किसी ओपोनेंट पर वार करने के लिए यूज करने से उस ओपोनेंट की शील्ड एक्टिवेट होती है और उसका लाइफ पॉइंट खत्म हो जाता है, जिससे वो एलिमिनेट हो जाता है। एक वैलिड हिट मारने से एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। 3 पॉइंट्स तक पहुंचने पर अगले फ्लोर पर जाने की गारंटी मिलती है। आर्टिफैक्ट्स का यूज प्रोहिबिटेड है और इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बनता है। डेल ने सब कुछ समझा और कंक्लूड किया कि ये रूल सबसे कमजोरों को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए बनाए गए हैं। इधर पास में कोई कमेंट कर रहा था कि यंग लॉर्ड अपनी उम्र के बावजूद पहले ही थर्ड सर्कल तक पहुंच गया है। वेलिक ने जवाब दिया कि यही वजह है कि वो उसे पहले निशाना बनाएंगे। एक पार्टिसिपेंट ने पूछा कि क्या यंग लॉर्ड पर अटैक करना अलाउड है। ब्लॉन्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई वजह नहीं है। जिस पल सब उस जगह पर कदम रखते हैं वो सब बराबरी के कंपेटिटर्स बन जाते हैं। ट्रायल शुरू होने का सिग्नल मिला और सबकी हैरानी में सभी पार्टिसिपेंट्स ने एक साथ अपने मैजिक सर्कल्स डेल की तरफ कर दिए। एक आदमी ने अपने आर्म में एनर्जी चैनल की एक पर्पल स्फीयर बनाई और उसे जमीन पर फेंका, जिससे एक अनडेड आ गया। बाकियों ने भी यही किया। डिमोनिक क्रीचर्स निकले, स्पेल्स दागे गए और कई मॉन्स्टर्स उस यंग मैन की तरफ बढ़े, आर्म्ड और तैयार। एक मशेटे वाला ज़ॉम्बी तेजी से आगे आया और वार किया। डेल ने शील्ड से ब्लॉक किया, लेकिन दूसरे अटैक को शील्ड ने नहीं रोका। ये एक और अनडेड था जो अचानक कहीं से आया और उसने अपने क्लॉज से उस स्ट्राइक को रोक लिया। किसी को पता ही नहीं चला कि वो समनिंग कब हुई। डार्क मैजिक यूज करते हुए डेल ने बिना किसी को नोटिस दिए बैटलफील्ड में वाटर मैजिक भी कास्ट कर दी थी। डेल के समन किए क्रीचर ने आगे बढ़कर ओपोनेंट के एक अनडेड को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसने उसे समन किया था वो इरिटेट हो गया, समझ नहीं पाया कि कोई उसकी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत कैसे करता है। डेल का मॉन्स्टर हर उस अटैक को ब्लॉक करता रहा जो उसकी तरफ आई और वो समनर के बनाए आइस आर्मर में ढका हुआ था, जिसने उसे और भी रेजिलिएंट बना दिया। वेलिक आगे आया और सवाल उठाया कि क्या वाटर मैजिक यूज करना रूल्स को वायलेट करता है। उसने आर्ग्यू किया कि सिर्फ डार्क मैजिक जैसे समनिंग और अनडेड को एनहांस करना ही अलाउड होना चाहिए। डेल ने एरिस से पूछा कि क्या दूसरे टाइप्स की मैजिक यूज करने पर कोई एक्सप्लिसिट प्रोहिबिशन है। ट्रायल बिना रुके जारी रहा। जवाब काफी था। कोई ऑप्शन न बचने पर वेलिक ने अपने एलाइज को अनडेड को रोके रखने का आदेश दिया, जबकि वो खुद सीधे डेल के पीछे गया। आखिर उसे लगता था कि न्यूमेरिकल एडवांटेज एक अकेले ओपोनेंट के खिलाफ काफी होगा। डेल ने जल्दी से रूल्स दिमाग में दोहराए। आर्टिफैक्ट्स प्रोहिबिटेड, उसे जो है उसी से काम चलाना होगा। एक प्लान बना।
रिस्की लेकिन हो सकता था। यंग मैन एनिमी फील्ड में आगे बढ़ा, क्रीचर्स के बीच से बचते हुए। जब वो एक नाइफ वाले ज़ॉम्बी तक पहुंचा तो वो खतरनाक हद तक करीब गया। एक पल के लिए लगा कि उसे हिट लगेगी, लेकिन उसने एक हाथ से ब्लेड पकड़ी और दूसरे हाथ से डायरेक्टली अपनी मुट्ठी में मैजिक चैनल की। उसने ज़ॉम्बी से वेपन छीना और उसे एनर्जी चार्ज्ड पंच मारा। एक पल के लिए उसने हाथ में नाइफ देखी, फिर उसे यूज करने लगा। वेलिक और एक दूसरा पार्टिसिपेंट हैरान रह गए जब एक अनडेड इतनी आसानी से काट दिया गया। उन्होंने कंक्लूड किया कि वो ब्लेड कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है। जो वो नहीं जानते थे वो ये था कि डेल ने ब्लेड की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसकी बोन्स को अंदर से रिस्ट्रक्चर कर दिया था। लड़ाई जारी रही। डेल फील्ड में बिजली की तरह बढ़ा, प्रिसाइज और रैपिड स्ट्राइक से एक के बाद एक ओपोनेंट्स को गिराता गया। वेलिक देखता रहा, मुंह खुला, जब उसके समन्ड सोल्जर्स भी एक एक करके गिरने लगे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कोई मेज तलवार में इतना स्किल्ड कैसे हो सकता है। सोल्जर्स फाइट से बाहर होने के बाद डेल वेलिक के करीब आ गया। ब्लॉन्ड को समझ आ गया कि कोई रास्ता नहीं है और वो गिड़गिड़ाने लगा। डेल ने कहा कि वो एक्चुअली मरने वाला नहीं है और एक क्लीन स्ट्राइक से सिर पर उसने वो कॉन्फ्रंटेशन खत्म कर दिया। वेलिक जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश, उसके लाइफ पॉइंट्स अनटच्ड। डेल अकेला था जो आगे बढ़ा। उसने आत्मविश्वास के साथ चारों तरफ नजर दौड़ाई। ध्यान दो, ये तो बस पहला कदम था। टावर ट्रायल का दूसरा फेज शुरू हुआ। अब ऑब्जेक्टिव गार्डियन को हराना था, फ्लैश गोलम। आमतौर पर पहले फेज के सर्वाइवर्स मिलकर काम करते, लेकिन डेल ने सबको अकेले एलिमिनेट कर दिया था, इसलिए वो ये चैलेंज अकेले फेस करेगा। पिछले स्टेज के उलट मैजिक की सभी फॉर्म्स अलाउड हैं। आर्टिफैक्ट्स का यूज हालांकि अभी भी फॉरबिडन है, क्लोक पहुंच से बाहर है, फिर भी ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। डेल आखिरकार थर्ड मैजिक सर्कल को पूरी ताकत से टेस्ट कर सकता है। गोलम बिना झिझके अटैक करता है, पंच पूरी ब्रूटल फोर्स के साथ आती है, इम्पैक्ट गर्जना की तरह गूंजती है और क्रीचर मुस्कुराता है। यकीन था कि ये खत्म हो गया। तभी उसे एहसास होता है कि उसका अपना हाथ पर्पल फ्लेम्स में लिपटा है, बिना रुके जल रहा है। मैजिक पहले से वहां थी, चुपचाप अप्लाई की गई थी उस वार के आने से पहले ही। इस टेक्निक का नाम है करप्ट एक्सेलरेशन, एक स्किल जो डेल ने खुद बनाई है, उसकी उम्र के लिए बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी। टारगेट को तुरंत मारने की बजाय ये उसे अंदर से धीरे धीरे गलाती है। अपनी पिछली जिंदगी में डेल ने सीखा था कि मॉन्स्टर्स के खिलाफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर लगभग हमेशा सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है। धीरे धीरे गोलम के बॉडी से सड़ने की बदबू उठने लगती है। वहां मौजूद बहुत कम लोग इस तरह की मैजिक का सच्चा टेरर समझते हैं। डेल ट्रायल 10वें फेज तक सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए खत्म करता है। रिवॉर्ड में उसे 4 दिन का रेस्ट मिलता है और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स हैरान रह जाते हैं। बचे हुए 59 कैंडिडेट्स एक स्पेशल रीअसेसमेंट से गुजरते हैं, जबकि वो पहले ही आगे बढ़ चुका है। उस रात सब कुछ होने के बाद डेल एक फाउंटेन के पास चुपचाप खड़ा है। तभी कोई उसका नाम लेता है और वो हैरानी से मुड़ता है। सीपिया है। वो उसके पास आती है, ट्रायल में उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करती है और डेल जवाब देता है कि ये सब उसी की सिखाई बातों की वजह से संभव हुआ। मास्टर सच में खुश होकर मुस्कुराती है। डेल उसे उसके नाम से एक खास गंभीरता के साथ बुलाता है और एक अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन देता है। वो पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर चलेगी। शहर में एक फेस्टिवल हो रहा है और वो किसी का साथ चाहता है। सीपिया एक पल के लिए रुकती है लेकिन मान जाती है। चेहरे पर हल्की सी लाली के साथ वो सोचती है कि इसमें कोई बुराई नहीं। हालांकि वो मानती है कि उसका स्टूडेंट अभी इस पल का पूरा मतलब समझने के लिए बहुत छोटा है। नेक्रोपोलिस फेस्टिवल की स्ट्रीट्स जिंदगी और शोर से भर जाती हैं। रात के आसमान में फायरवर्क्स फटते हैं। सफिया पूछती है कि क्या वो ट्रायल के बाद थका हुआ नहीं है और डेल एक्सप्लेन करता है कि अगले फेज से पहले उसके पास अभी कई दिन की छुट्टी है। दोनों के बीच थोड़ी ऑकवर्ड सी चुप्पी आ जाती है। पूरा चांद चमक रहा है और नज़ारा इतना खूबसूरत है कि नजरें हटाना मुश्किल है। सीपिया शांत मुस्कान के साथ चारों तरफ देखती है। डेल ने नोटिस किया कि उसके साथ बातचीत जारी रखना कभी आसान नहीं था, लेकिन ये कोई अनकंफर्टेबल साइलेंस नहीं थी। अपनी मास्टर के साथ हमेशा ऐसा ही था, शायद इसलिए क्योंकि उसने हमेशा उस पर भरोसा किया था। कुछ दिन पहले थर्ड मैजिक सर्कल तक पहुंचने पर डेल का सामना ठीक उसी चीज से हुआ जिसके बारे में सीपिया ने हमेशा चेताया था, माइंड स्पेस। कॉन्सेंट्रेट करते हुए उसकी नाक से खून टपकने लगा। अपनी खुद की लिमिट्स को पार करने के लिए उसे सेकंड सर्कल की कैपेसिटी से आगे माना रिलीज करनी थी और सिर्फ बैकफ्लो के जरिए ही थर्ड तक पहुंचना संभव था। किसी के लिए भी बेहद मुश्किल, एक बच्चे के लिए लगभग नामुमकिन। डेल ने उसके कॉन्सिक्वेंसेस अपने सीने में महसूस किए, जैसे दिल से एक ब्लेड गुजर रही हो। उसने अपनी हाथ में मजबूती से थामी तलवार को देखा और अचानक उसकी बॉडी किसी दूसरी जगह पहुंच गई। बर्फ से ढका एक सुनसान मैदान, जहां तक नजर जाए नंगे पेड़ बिखरे हुए। बिना कुछ समझे उसने अपने हाथ देखे और उसे अपनी पिछली जिंदगी की शक्ल नजर आई। ये उसके खुद के दिमाग के अंदर की स्पेस थी। वो इनर वर्ल्ड टूटा हुआ और बिखरा हुआ लग रहा था, उसके अभी के और पहले के होने के बीच बटा हुआ। वहां कुछ नहीं था, बस एक एंडलेस वॉइड, और उस वॉइड में उसकी मास्टर का हाथ ही एकमात्र चीज थी जिसे वो थाम सकता था। शायद यही वजह थी कि वो उसे इतनी बुरी तरह उस दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता था। वापस प्रेजेंट में हिम्मत जुटाते हुए डेल सब एक साथ कह देता है। वो मास्टर सीपिया को बताता है कि वो उससे प्यार करता है। वो हकला जाती है,
कुछ सोच नहीं पाती। वो उसे दोबारा कहने को कहती है। नर्वस होते हुए भी वो कहता है। सीपिया उसे एक शांत वार्म स्माइल के साथ देखती है और फिर उसे एक जेंटल सिस्टरली एम्ब्रेस में ले लेती है। वो कहती है कि वो समझती है वो क्या फील करता है और वो भी उसकी बहुत परवाह करती है। डेल चुपचाप शुक्रिया कहता है और सोचता है कि दूसरी जिंदगी मिलने के सच में कुछ फायदे होते हैं। कुछ दिन गुजरे। आसमान में सूरज पहले से चमक रहा था जब टावर चैलेंज का दिन आखिरकार आ गया। फेस्टिवल के बाद उन दोनों के बीच कुछ नहीं बदला। उसकी मास्टर शायद अभी भी उसे एक 10 साल के बच्चे की इनोसेंट फीलिंग्स वाला बच्चा ही समझती है। डेल डिसाइड करता है कि वो ट्रायल पर पूरी तरह फोकस करेगा। इस बार टेस्ट एक मैजिक ड्यूएल है।